हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मेरा नाम है वरुण और हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश के इतिहास की हम बात कर रहे थे और दो वीडियो में हमने बहुत सारा इतिहास देख लिया। कहीं ना कहीं हमने प्राचीन भी देख लिया, मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास जो हो सकता था इंपॉर्टेंट वो हमने डिस्कस कर लिया। अब बाकी के बचे हुए जो आंदोलन है, 1857 का हो गया, बुंदेला आंदोलन हो गया, झंडा सत्याग्रह हो गया, चरण पादुका सत्याग्रह हो गया, है ना, ये कांड सारी चीजें हमें यहाँ पे पढ़नी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं पूरे मध्य प्रदेश के इतिहास में अभी तक। तो ये पूरा वीडियो आपको देखना है। सबसे पहली चीज तो ये है, और दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि भाई दोस्त होते हैं किस लिए यार, उनकी हेल्प करना हमारा फर्ज बनता है ना। और चैनल सब्सक्राइब कर लेना है। क्यों कर लेना है? क्योंकि पूरी तैयारी यही हो रही है ना भाई। तो बहुत बढ़िया, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। मध्य प्रदेश के इतिहास का भाग 3 है ये, बहुत ज्यादा लंबा नहीं, हम 1 घंटे के अंदर इसको समाप्त कर देंगे, है ना। कोशिश तो यही है क्योंकि हमें जितना देखना है वही सारी चीजें। चलो स्टार्ट कर लेते हैं। तो भाई हमें क्या क्या पढ़ना है यहाँ पे, क्या क्या पढ़ना है? तो सबसे पहले आधुनिक काल स्टार्ट कर लेना है डायरेक्टली। देखो अंग्रेज आ चुके थे और हमने पिछले वीडियो में थोड़ी बहुत चीजें देख ली थी यहाँ पे, है ना, कि कैसे क्या 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 होलकर सिंधिया और कैसी सारी चीजें हुई। वहां तक तो हम समझ गए थे मराठाओं तो, है ना। उसी समय अंग्रेज आ गए थे। अब उनसे लड़ाई होगी किसकी? मराठा सिंधिया और इन सब की। तो ये क्या करेंगे, उनसे संधिया करेंगे और उनके अधीन हो जाएंगे, है ना। फिर उसके साथ साथ हम यहाँ पे देखेंगे भैया 1857 की क्रांति, बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है। यहाँ से कम 1 से 2 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं मध्य प्रदेश की, गारंटेड पूछे जाते हैं, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट। इसके अलावा फिर भैया हमें देखना, उससे पहले जो शुरुआत मानी जाती है कहीं ना कहीं 1842 में जो बुंदेला विद्रोह हुआ था, वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इसके अलावा 1920 में रतौरा का सत्याग्रह हुआ था। रतौरा सत्याग्रह एक प्रकार से ये मान के चलिए आप असहयोग आंदोलन जैसे ही था, है ना। बहुत बढ़िया। फिर पंजाब मेल हत्याकांड 1931 का है ये, ठीक है। रीवा का चावल आंदोलन भी सेम वही है, 1946 का है, 47 का है बल्कि, है ना। ये भोपाल जलियांवाला कांड 1949 का है, ये स्टार्टिंग का, जनवरी का, है ना। तो ये अपनी को देखना है। इसके अलावा स्वतंत्रता संघर्ष भी देख लेंगे 1949 वाला कैसा क्या रहा, ठीक है। सोहावल नरसंहार देख लेंगे, चरण पादुका नरसंहार 1931, मध्य प्रदेश नमक सत्याग्रह 1930-31, ठीक है। जंगल सत्याग्रह, टुरिया सत्याग्रह 30, झंडा सत्याग्रह 1923, ठीक है। भोपाल के शासकों को देखेंगे, भोपाल की बेगमों को देखेंगे। तो ये सारी की सारी चीजें जो है ये हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, कहाँ? इस वीडियो के अंदर। और पूरा का पूरा कवर हो जाना है हमारा इतिहास मध्य प्रदेश का, ठीक है। तो भैया दिल थाम के बैठना और चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आधुनिक काल जो है मध्य प्रदेश के प्रोस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं, इनके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में कैसा रहा आधुनिक भारतीय इतिहास, है ना। भारत में मध्य प्रदेश में कैसा आधुनिक काल रहा, क्या कैसे रहा। तो हम स्टार्ट करें मराठाओं से। हमने बात करी थी पिछले वीडियो में, हमने देख लिया था कि मराठा जो थे वो संघ हुआ करता था, मराठा संघ 5 राजवंशों का संघ हुआ कर रहा था, है ना। जिसमें भैया होलकर हो गए, सिंधिया हो गए, भोसले हो गए, गायकवाड़ हो गए, है ना, पेशवा हो गए। तो ये सब मिलके क्या है, मराठा हुआ करते थे। और मराठाओं के संघ में क्या है, मतभेद हो गए और इनने अपने अपने राजवंश जो है स्टैब्लिश कर लिए, ठीक है। सो उसी के साथ मराठाओं के उत्कर्ष और ईस्ट इंडिया कंपनी भी आ चुकी थी भारत में, है ना। ईस्ट इंडिया कंपनी आ तो कब गई थी भैया, बन तो गई थी 1600 में, 31 दिसंबर को, है ना, 31 दिसंबर बन गई थी। फिर भारत तो आई थी भैया कब, 1609 में, है ना। और इन्होंने क्या करा भैया कि 1757 प्लासी के युद्ध से धीरे धीरे स्टैब्लिशमेंट करना चालू किया। 1764 में डायरेक्ट शासन चालू हो गया बंगाल में, फिर धीरे 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 ये फैलते चले गए। ऐसे ही हो रहा था। हाँ, फिर इनने अपने जो इनके प्रतिद्वंदी थे, कॉम्पिटिटर्स थे, उनको खत्म किया, जो अंग्रेज थे, है ना। किया ना, बिल्कुल बिल्कुल सबको खत्म किया। पुर्तगालियों को हरा दिया, है ना, डच डैनिश को खत्म करा, फिर भैया फ्रेंच को हटा दिया, तो कोई बचा नहीं। तो बस फिर इनकी स्टैब्लिशमेंट चालू हो जाती है। तो वही हुआ, फिर धीरे धीरे ये देसी राजे रजवाड़ों से लड़ने लगे, उनको अपने अधीन करने लग गए। ये सारे के सारे वीडियोस पड़े हैं कहाँ पे, आपकी प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। भारत का जो आधुनिक भारत का इतिहास है उसमें मिल जाएंगी सारी वीडियो में, तो पूरा डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। चलिए, अंग्रेजों ने मराठाओं के साथ क्या किया भैया, 4 युद्ध करे, 4 युद्ध। इनके बारे में भी हमने पूरी वीडियो बनाई हुई है, वो आधुनिक भारत वाले में, ठीक है। सो उसमें पेशवा, होलकर, सिंधिया, भोसले, ठीक है, इन सबको पराजित कर दिया। गायकवाड़ तो पहले ही इनके सपोर्ट में हो गए थे, सब सच सच बात यही है, ठीक है। तो भैया ये 4 के 4 राजवंश जो है भैया, इनको पराजित कर दिया। पराजित कर दिया तो वो उनके अधीन हो जाएंगे, हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे, जी हाँ। तो अधीन हो गए। तो सिंधिया से पूर्वी निमाड़ और टिमरनी जगह जो थी वो छीन ली अंग्रेजों ने, मध्य प्रांत में इसको मिला दिया, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। जो सेंट्रल प्रोविंस जिसको बोल रहे थे ना, हमने बिल्कुल शुरुआत करी थी सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार की, तो सेंट्रल प्रोविंस में उनको मिला लिया। होलकर को भी क्या कर दिया, सीमित कर दिया उनके क्षेत्र तक। मध्य भारत के छोटे छोटे राजाओं को
जो मराठाओं के अधीन सामंत हुआ कर रहे थे, उनको क्या है, राजा मान लिया कि नहीं भैया सामंत नहीं, अब ये उस जगह के ये राजा है, फिर भैया वो सपोर्ट करेंगे अंग्रेजों का, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। और इनमें फूट डाल दी तो भाई वो आपस में फूट चलती रही, उसका फायदा किसने उठाया, अंग्रेजों ने उठाया। मध्य भारत में सेंट्रल इंडिया एजेंसी, ईस्ट इंडिया एजेंसी थी ना, कंपनी थी, ऐसे इन्हें सेंट्रल इंडिया एजेंसी बना दी, जिसमें क्या है भैया, अब अंग्रेज शासन करेंगे उस जगह। जी हाँ, मालवा को कई रियासतों में बांट दिया, मालवा को कई रियासतों में बांट दिया और नियंत्रण के लिए अलग अलग छावनियां बना दी। यहीं ये नीमच छावनी है, यहीं से चालू होगा 1857 की क्रांति, ठीक है। तो नीमच छावनी हो गई, महू छावनी हो गई, बैरागढ़ में, मतलब भोपाल में बैरागढ़ है, बैरागढ़ छावनी हो गई। यहां सभी क्या है, अंग्रेजों ने अपनी छावनियां स्थापित कर दी, ताकि भैया देख रेख करनी पड़ी, प्रशासनिक व्यवस्था संभालनी पड़े, कभी लड़ाई झगड़ा हो जाए तो पट्ट से पहुंच जाए सेना, ठीक है। जी हाँ, 1804 इस समय वेलेजली हुआ कर रहे थे, लॉर्ड वेलेजली, ये अंग्रेजों की कमान संभाल रहे थे भारत के, ये गवर्नर हुआ करते थे, है ना। तो भैया वेलेजली और सिंधिया में क्या हो गई, एक सहायक संधि सिद्ध हुई। देखो यार, वेलेजली ही है जिन्होंने सहायक संधि को मतलब फाइनल रूप दिया, और सबसे ज्यादा सहायक संधि के रूप में राज्यों को अधीन किया, अपना साम्राज्य विस्तारित किया। ये पूरी की पूरी वीडियो पड़ी हुई है सहायक संधि के तौर पर, प्लेलिस्ट में जाके एक बार देख लीजिएगा, मिल जाएगी आपको, है ना। डलहौजी की आपको पता ही है हड़प नीति, है ना, लॉर्ड डलहौजी, हड़प नीति, इन्होंने हड़प लिया राजाओं को, ठीक है। सो राजा महाराजा गुस्से में आ गए, और इसके कारण क्या हुआ भैया कि फिर 1857 की क्रांति हो। तो 1857 की क्रांति पे आए अगर हम, तो भाई साहब क्या हुआ 1857 की क्रांति में, मध्य प्रदेश का बहुत बड़ा योगदान है इस मामले में, ठीक है। ये देख पा रहे होंगे आप, ये पूरे भारत में इन जगहों पर इस 1857 की क्रांति को देखा गया। बाकी तो देखो यार, ये सिख साम्राज्य तो अभी अभी अंग्रेजों के अधीन आ गया था, तो उनने सपोर्ट किया नहीं, है ना। ये इधर वाला साउथ में भी बहुत ज्यादा 1857 का प्रभाव देखा नहीं गया, सहायक संधि और बाकी सारी चीजें थी इसके कारण। बाकी ये विद्रोह आपको उत्तर भारत, मध्य भारत में मिल जाएगा, है ना, और पूर्वी भारत में भी। तो इस जगह पे ये सारी चीजें हुई, जिसमें मध्य प्रदेश का भी अपने आप में बहुत नाम है, क्योंकि उस समय तक चाहे वो ग्वालियर हो, कानपुर हो, ये वो इलाके हैं, ये जो मध्य प्रदेश वाले भाग के अंतर्गत बुंदेलखंड और इसके आसपास के क्षेत्र, है ना। तो यहां हमें सारी चीजें देखनी है। 1824 इस पे हम डिस्कस करेंगे, बुंदेला विद्रोह की शुरुआत मानी जाती है यहाँ पे, ठीक है। चंद्रपुर जगह का नाम है ये, जो सागर के अंतर्गत पड़ती है, सागर जिला है, सागर संभाग भी है मध्य प्रदेश में। तो यहाँ के जवाहर सिंह बुंदेला, ये भैया जवाहर सिंह बुंदेला चंद्रपुर के शासक हुआ करते थे। इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ क्या कर दी, बगावत कर दी। इससे क्या हुआ, सागर, उसके आसपास दमोह पड़ता है, नरसिंहपुर, जबलपुर, मंडला, ये सारे उसी के आसपास के क्षेत्र हैं। होशंगाबाद के क्षेत्रों में भी धीरे धीरे विद्रोह उत्पन्न होने लगे, क्योंकि यार देखो होता क्या है कि तरबूजे को देख के तरबूजा रंग बदलता है, ऐसा सुना होगा आपने, है ना। खरबूजे को देख के, तरबूजे को देख के, तो ऐसे ही होता है कि एक व्यक्ति थोड़ी हिम्मत कर देता है ना, तो चार लोग और सपोर्ट करना चालू कर देते हैं कि यार हमें भी हिम्मत मिलेगी, ऐसा होता है। तो आस पड़ोस के राजे रजवाड़े जो हैं छोटे मोटे, इनके राजा महाराजाओं ने भी क्या है, विद्रोह करना चालू कर दिया। अब चालू कर दिया तो क्या ही कर सकते हैं। तो शुरुआती वो 1842 में जो बुंदेला विद्रोह हुआ ना, उसका ये रूपरेखा है, जिसमें हम अभी डिस्कस करेंगे, बिल्कुल बेफिक्र रहिए। 1857 में तो हमने देख लिया था कि एक सहायक संधि थी लॉर्ड वेलेजली की, जिसके कारण बहुत सारे राजा महाराजा परेशान थे। दूसरा भैया डलहौजी की हड़प नहीं थी, इसके कारण राजे महाराजे बहुत परेशान थे। इसके रोष के उत्पन्न से क्या हुआ, इससे गुस्सा आई राजे महाराजाओं को, उनका अपने पूरा का पूरा राज्य छीन लिया यार, तो गुस्सा तो आएगी, बिल्कुल आएगी, स्वाभाविक सी बात है। तो इन सारे कारणों से क्या है, राजे महाराजाओं ने अपना इकट्ठे रूप से ये रोष प्रदर्शन किया, जिसको 1857 की क्रांति का। तो 1857 की क्रांति के पहले तात्या टोपे का नाम आपने सुना होगा। ये ऐसा कहा जाता है 1857 की क्रांति जो है वो तात्या टोपे को फांसी की सजा जब होती है तब खत्म मानी जाती है ना, 18 अप्रैल 1859 में। उसके पहले शुरुआत इसकी मानी जाती है मंगल पांडे की फांसी से, है ना। ये 8 अप्रैल 1857 से शुरू होती है। तो 2 सालों तक लगभग ये पूरी क्रांति चलती रहती है 1857 की, है ना। नाना साहब ये पेशवा हुआ कर रहे थे, पेशवा के पद के लिए, है ना। तो पेशवा को बिटोर भेज दिया था भैया, ये नाना साहब जो थे ये उत्तराधिकारी थे पेशवा पद के, लेकिन अंग्रेज मान नहीं रहे थे, तो ये भी गुस्से में थे। इनका सपोर्ट तात्या टोपे ने करा, हाँ, है ना। सो संदेश वाहक बनाए गए क्रांति के लिए। देखो यार, किया ये गया कि अभी तक जितने विद्रोह कर रहे थे वो अंग्रेजों को पता चल जा रहे थे, तो भैया वो रोक पा रहे थे। अब हमने कहा कि अब की बार हम पूरी प्लानिंग के साथ काम करेंगे,
प्लानिंग के साथ कैसे काम करेंगे कि ये अंग्रेजों को तब तक पता ना चल पाए जब तक हम बिल्कुल पूरे तैयार ना हो पाए। हम फुल तैयारी कर लें, उन्हें तैयारी का मौका ना मिले तो हम हरा पाएंगे। तो संदेश वाहक जा रहे थे खुफिया तौर पे, है ना। खुफिया जो एजेंट थे वो क्या कर रहे थे, लोगों को जानकारी दे रहे थे कि हमें क्रांति करनी है, ये करना है, वो करना है। उसके लिए दो चिन्ह थे, है ना, रोटी और कमल का फूल, है ना। तो उससे क्या कर रहे थे, लोगों में ये जागरूकता फैला रहे थे 1857 की क्रांति के लिए। तो भैया संदेश वाहक ग्वालियर, महू, नीमच, मंदसौर, जबलपुर, सागर, दमोह, भोपाल, विंध्य प्रदेश, ये सारी जगहों पर इनके संदेश वाहक घूम रहे थे। किसके? तात्या टोपे नाना साहब के। संदेश वाहक लोगों में जागरूकता फैला रहे थे कि भैया अपन क्या करेंगे, तैयारी कर लो, फूटेंगे, ठीक है। तो ये पूरी चीजें चल रही थी, घूम घूम कर पूरी राष्ट्रीय भावना का प्रचार प्रसार कर रहे थे इनके संदेश, और लोगों में आई जागृति, फैली उनमें, राष्ट्र भावना फैली। सैनिक हो, किसान हो, ग्रामीण हो, इन सब के बीच में संदेश रोटी और कमल के फूल के नाम पर, यही प्रतीक चिन्ह माने जाते हैं 1857 की क्रांति के। याद रखिए, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनके माध्यम से जन जागृति, राष्ट्र चेतना फैलाई गई। और 3 जून 1857 यही वो दिन है, याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में जो 1857 की क्रांति का सूत्रपात होता है, यही वो दिन है। और पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश में 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई, तो 3 जून 1857 को ये क्रांति होती है। कहां से होती है? नीमच छावनी से। कहां से? नीमच छावनी से शुरुआत मानी जाती है मध्य प्रदेश में 1857 की क्रांति की। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है भैया। और यहां से विद्रोह भड़का, फिर भैया नीमच के पास मंदसौर है, तो मंदसौर में भी भड़केगा। फिर 14 जून 1857, 11 दिन बाद ऊपर तक पहुंच गए भैया। ये देखो, ये है नीमच, इसके पास मंदसौर, इधर से थोड़ा पास आस जाओ तो ये ग्वालियर पड़ता है ना। तो भाई पहुंच ही जाएंगी बातें वहां तक। तो ग्वालियर छावनी में भी 14 जून को क्या हो गया भैया, सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। अब विद्रोह करेंगे, क्या कर देगा, उसके आसपास हो गया शिवपुरी, गुना, सब जगह विद्रोह भड़कने लग गए। विद्रोह भड़का भैया 1857 में, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, तो झांसी वाली रानी भी यहाँ पे है ना। इसके अलावा शेख रमजान, ये भैया सागर क्षेत्र से इन्होंने नेतृत्व किया किसका? 1857 की क्रांति का। समझ रहे हो ना। तो हिंदू मुस्लिम एकता यार हमेशा से रही है, इसको तो खराब किया गया है। शेख रमजान भैया, इनके नेतृत्व में सागर छावनी में विद्रोह चालू हो गए, बिल्कुल। इसके अलावा महाराजा सयाजी राव भी बोलते हैं, महाराजा सयाजी राव सिंधिया जो है, अब भैया ये कमजोर पड़ गए, क्योंकि ये अंग्रेजों के गुट के व्यक्ति थे, एक प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी के सपोर्टर हुआ करते थे। तो भैया इनको डर लगा कि भाई अब पकड़ लिए जाएंगे, अब कूट पीट दिए जाएंगे। तो ये भाग कर पहुंचे कहां? आगरा। आगरा में अंग्रेजों की यहां इन्होंने शरण ले ली, ठीक है, क्या कर सकते हैं। फिर भैया 1 जुलाई की बात है 1857 में, शहादत खां साहब, है ना, इनके नेतृत्व में होलकर नरेश की जो सेना है, वो होलकर वंश की जो सेना है, उनकी महू छावनी, होलकर मतलब इंदौर में था और पास में महू पड़ता है, तो वहां महू छावनी में क्या हुआ कि उनने भी विद्रोह कर दिया शहादत खां के नेतृत्व में, महू से। याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है मध्य प्रदेश पीएससी में, ठीक है। इस समय इंदौर में जो अंग्रेज अधिकारी मौजूद थे, उनमें कर्नल ड्यूरेंट, स्टुअर्ट, ये सभी भागे, अपनी जान बचाई, सीहोर छावनी पहुंचे, ठीक है। और सीहोर भोपाल की बेगमों का शासन था वहां पे, हाँ। तो भैया इन भोपाल की बेगम ने क्या किया? अंग्रेजों को संरक्षण दिया। समझ पा रहे हो ना? जी हाँ, ये बिल्कुल वही है। सिंधिया हो गए, है ना, भोपाल के नवाब हो गए, ये अंग्रेजों के अधीन हुआ करते थे, तो अंग्रेजों को अपना सर्वे सर्वा मानते थे, ठीक है भाई। अजमेरा जगह है, वहां के राव बख्तावर सिंह, इन्होंने विद्रोह कर दिया। धार, भोपाल, ये सभी विद्रोहियों के कब्जे में आ गई जगह है। धार मतलब आप मान के चलो कि होलकर वंश हो गया, है ना। और भोपाल में नवाब जो शासन चल रहा है, तो सबको कब्जे में ले लिया विद्रोहियों ने। अब सब घबरा गए, क्या कर सकते हैं, है ना। मंडलेश्वर हो गया, सेंधवा हो गया, बड़वानी हो गया, इन सारी जगहों पर, ये पूरा बड़वानी वाला, सेंधवा, मंडलेश्वर, ये पूरा इलाका, पश्चिमी निमाड़ वाला, भीमा नायक, ये भैया नेतृत्व करता थे यहाँ 1857 की क्रांति के पश्चिमी निमाड़ के। और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है मेरे ख्याल से 2020 के ही एमपीपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है भाई।
मंडला, मंडला में रामगढ़ रियासत है। शोले मूवी देखी है? शोले मूवी में रामगढ़ है ना, ये वो नहीं है ठीक है, लेकिन रामगढ़ रियासत की रानी अवंतीबाई का नाम आप सबने सुना होगा, मतलब कोई ऐसा नहीं होगा जिसने नहीं सुना है। तो इन्होंने, रानी अवंतीबाई ने इसका नेतृत्व किया, कहां से? रामगढ़ रियासत। ठीक है भाई, तो ये भी चल रहा है यहाँ पे। हालांकि शहीद हुई हैं ये, मतलब वीरांगना रही हैं गढ़मंडला, गढ़मंडला की हमने बात कर ली, दुर्गावती, अवंतीबाई, ये सब गढ़मंडला की शासिका हुआ करती थी, है ना। तो भैया वहां से शंकर शाह, रघुनाथ शाह और राघवगढ़ जगह का नाम है वहां के राजा सूरज प्रसाद, है ना। सो इन्होंने क्या है भैया, विद्रोह में नेतृत्व किया है इन जगहों से। इनके क्वेश्चन पूछे जा चुके। संघर्ष शाह का क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है, हर एग्जाम में पूछा जाता है, भूलना नहीं है भैया, ठीक है। इसके अलावा 1857 की क्रांति ये जो हुई, तो इनने भैया हिला के रख दिया ईस्ट इंडिया कंपनी को। इन्हें समझ में आ गया कि भाई साहब हमसे ना हो पाएगा, अगर हमने ज्यादा तेज चले ना तो फिर कूट दिए जाएंगे। जी हाँ, इसी कारण से इनका जो शासन है वो समाप्त हो जाता है जबरदस्ती का। फिर तो क्या ही है, ईस्ट इंडिया कंपनी हटा दी जाती है 1858 में, हमें पता ही है ये सारी। फिर भैया वायसराय आ जाते हैं और फिर थोड़ा सा देखा दाखी से हिसाब से काम होने लग जाता है, ठीक है। भारत ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत 1857 की क्रांति के बाद डायरेक्टली आ गया, ईस्ट इंडिया कंपनी को ही हटा दिया गया, है ना, 1858 के एक्ट के तहत। फिर भैया मध्य भारत, मध्य भारत वाला जो क्षेत्र है उसकी रियासतें हो गई, भोपाल के नवाब हो गए, विंध्य क्षेत्र की रियासतें हो गई। इनने क्या किया, अंग्रेजों ने सहायक संधि कर ली और संरक्षण इनको प्रदान किया कि ठीक है भैया अब आप लड़ाई झगड़ा नहीं होगी और सारी चीजें। ये तो पहले की सहायक संधि हो चुकी थी। अब यहाँ पे प्रमुख प्रमुख नेता जिनके क्वेश्चन पूछे जाते हैं 1857 की क्रांति के, उनको भूलना नहीं है। ये तो मतलब दिमाग में ऐसे इधर फिट कर लेना है, ये जो परमानेंट मेमोरी है वहां पे सीधे क्वेश्चन हर एग्जाम में आते हैं। मध्य प्रदेश के शेख रमजान साहब का क्वेश्चन हमने बात करी है, सागर से वो नेतृत्व करता थे और ये क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछा जा चुका है। टंटिया भील साहब, है ना, टंटिया मामा, जी हाँ, ये पिछली बारी क्वेश्चन पूछा गया है। निमाड़ क्षेत्र से थे, याद रखिएगा। शंकर शाह गढ़मंडला से, राजा ठाकुर प्रसाद राघवगढ़ से, ठीक है। नारायण सिंह जी रायपुर से, जो अब छत्तीसगढ़ का पोर्शन है। शहादत खां साहब महू से, और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसके अलावा रानी लक्ष्मीबाई, इनका तो मतलब सबको याद ही है ना, झांसी से कालपी तक, है ना। कालपी में फिर भैया एक्सपायर हो गई थी वो, ठीक है, शहीद हो गई थी। एक्सपायर क्या है भाई, है ना। चलो, सुरेंद्र राय, ये संबलपुर छत्तीसगढ़ से। तात्या टोपे साहब, रामचंद्र पांडुरंग इनका नाम है। शिवपुरी में फांसी पे इनको लटका दिया गया था इनके दोस्त की गद्दारी के कारण। हाँ, ये गद्दार ही भरे हैं जीवन में, ठीक है। कानपुर, झांसी, ग्वालियर, ये तीनों क्षेत्रों में ये नेतृत्व करता रहे हैं, ठीक है। भीम नायक साहब, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। मंडलेश्वर से रानी अवंतीबाई, रामगढ़ से झलकारी बाई, ये संरक्षिका थी झांसी लक्ष्मीबाई से, मतलब झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की संरक्षिका थी झलकारी बाई। इनकी समाधि भी वही ग्वालियर में है, ठीक है। सो याद रखना ये। अब इनकी अंगरक्षिका गिरधारी बाई है, किसकी? अवंतीबाई की। जी हाँ, उन्होंने भी सपोर्ट किया बाकायदा, वो भी वीरांगनाओं में आती हैं, शहीद हुई है। श्री बहादुर सिंह और देवी सिंह, ये भैया मंडला से, इन्होंने नेतृत्व किया 1857 की क्रांति का। तो ये पूरे के पूरे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं एग्जाम्स में, इनको भूलना ही नहीं है, याद रखिएगा। चलिए, अब क्या है भैया, कांग्रेस आएगी। 1857 की क्रांति हुई, उसमें हमने कुटाई करी, फिर हमारी पिटाई हुई और हम हार गए कुल मिला के। लेकिन उससे चेंजेस जो आया कि ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म हो गई, वायसराय और डायरेक्ट रूल आ गया अंग्रेजी सत्ता का, ठीक है। अब हमें लगा कि यार, बाद में हम जब सोच रहे थे ये कि यार हमने गलती कहाँ कर दी, यानी कि गलत कहाँ हो गए हम, जिसके कारण हार गए, क्योंकि प्लानिंग तो हमारी सही चल रही थी। लेकिन फिर हमें पता चला कि यार हमारे पास प्रॉपर नेतृत्व नहीं था, तो एक नेतृत्व जनरेट करना था। और वो नेतृत्व जनरेट करने के लिए जो बड़े बड़े लोग थे, यानी उस समय के हम बोल रहे हैं कि जो समझदार लोग थे, पढ़े लिखे लोग थे, या जो जानते थे अंग्रेजी शासन के बारे में, तो वही लोग तो कदम उठाएंगे, मध्य वर्ग के लोग। जी हाँ, उन्होंने ये किया। और 1885 में क्या हुआ भैया, कांग्रेस की स्थापना हुई। इसका उद्देश्य अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकता है, लेकिन अपने हिसाब से तो ये मान सकते हैं कि चूंकि आजादी में महती भूमिका, सबसे प्रमुख भूमिका भारत की आजादी में कांग्रेस ने दिलाई है, और ये एक बहुत बड़ा काम है। गांधी जी ने भी बोल दिया था कि भैया कांग्रेस का काम खत्म हो गया है, आजादी हो चुकी है, अब कांग्रेस हटा दो। लेकिन फिर भैया कुछ लोग हैं जिनने कहा इतनी मेहनत करी, अब क्या ही करेंगे, तो भाई रूल कैसे कर पाएंगे, तो वो कांग्रेस हटी नहीं। लेकिन हाँ, जिसका काम था, कांग्रेस का काम था केवल आजादी दिलाना। आजादी हो गई, अब आपका काम खत्म, है ना। तो यही चीज थी। 1885 में
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, आईएनसी इसको बोलते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसकी स्थापना हुई बंबई में, बिल्कुल हुई। कब हुई? 28 दिसंबर के दिन। हालांकि ये वीडियो भी बन चुका है कांग्रेस का, पूरी हमने जानकारी वीडियो में दी हुई है, तो भारतीय आधुनिक भारत के इतिहास वाली प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए। 1891 में 7वां अधिवेशन हुआ नागपुर में। नागपुर उस समय तक मान लो मध्य भारत में हुआ करता था, याद रखिएगा, राजधानी हुआ करता था। तिलक साहब को कौन नहीं जानता यार, बाल गंगाधर तिलक साहब है यार। इन्होंने ही आज के समय में जो गणेश उत्सव आप करते हो, शिवाजी उत्सव जो करते हो, ये स्टार्ट ही इनने करवाया। आजकल आप देखोगे कि गणेश उत्सव में भैया हर गली चौराहे पे आपको मिल जाएंगे गणेश जी की प्रतिमा, है ना, वो उस समय इन्होंने स्टार्ट करवाया। तो तिलक जी के द्वारा गणेश उत्सव हो गया, ये पूछा जाता है। शिवाजी उत्सव हो गया, 1893 की बात है, इनने स्टार्ट करवाई ये सारी चीजें, ठीक है। इन उत्सवों को, अखाड़ों को, इनको क्यों चालू करवाया? इनका उद्देश्य ये था कि ये चालू करेंगे तो लोग बाग आएंगे, जुटेंगे, एक जगह पे रखे रहेंगे, तो उनमें वहां हम राष्ट्र प्रेम की, जागृति की, जागरूकता की, ये सारी बातें क्या है वहां पर कर सकते हैं और लोगों को जागरूक कर सकते हैं राष्ट्रीयता के लिए, ठीक है। सो भैया राष्ट्रीय भावना के प्रसार के लिए इन्होंने ये चालू किया और वो फायदा हुआ, एक्चुअली फायदा हुआ, ठीक है। लोगों में राष्ट्रीय भावना तो बिल्कुल हर किसी में फैल गई, बच्चों से लेके बूढ़ों तक, हर व्यक्तियों में राष्ट्र प्रेम की भावना उस समय ऐसी चलती थी कि नहीं, ये ही भारत है, हमें आजादी चाहिए, अब कैसे ही मिले आजादी, चाहे हमें जान क्यों ना निछावर करनी पड़े, लेकिन आजादी तो चाहिए। और किया लोगों ने, अब तो आजाद हुए, ठीक है। चलिए 1906 की बात करें, सो गंगाधर चिटनेस, ये भैया जबलपुर में थे जब प्रांतीय अधिवेशन बुलाया गया। इन्होंने मध्य भारत से बाबूराव किंचेड़े, अब्दुल्ला अजीज भोपाल, हरि भिड़े, ये सभी लोगों ने इसमें भाग लिया भैया प्रांतीय अधिवेशन में कांग्रेस के। 1907 में हरि सिंह गौर, जो यूनिवर्सिटी आज है सागर में, भारत की पहली, मतलब मध्य प्रदेश की पहली सेंट्रल यूनिवर्सिटी और पहली, है ना, सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय। हाँ, तो हरि सिंह गौर साहब हुआ कर रहे थे, ठीक है। ये बहुत बड़े क्रांतिकारी रहे हैं, समाज सेवी रहे हैं, ठीक है, और संविधान निर्मात्री सभा में शामिल रहे हैं, ठीक है। सो इन्होंने 1907 में हरि सिंह गौर जी ने रायपुर में इसका क्या करवाया, प्रांतीय अधिवेशन करवाया, तो ये भी बहुत बड़े व्यक्ति विशेष रहे। 1916 में सिवनी की बात पता है ना, ये है सिवनी, ये देखो आपको घोड़े जैसी, समुद्री घोड़े जैसी इसकी आकृति है सिवनी की, है ना, हाँ, तो ये सिवनी है। सिवनी में सत्याग्रह हुआ, कब हुआ? 1916 में। उसी समय गांधी जी ने असहयोग और खिलाफत आंदोलन की घोषणा करी, उसी समय नहीं, मतलब उसके बाद करी, सच्चाई तो ये है, लेकिन वो सत्याग्रह चल रहा था, स्वदेशी सत्याग्रह की बात चल रही थी कि स्वदेशी होना चाहिए, विदेशी हटाओ, स्वदेशी अपनाओ, है ना। तो ये सारी चीजें सिवनी में भी हुई, सिवनी मध्य प्रदेश का भाग है ना। और भैया डुंडीराज जाटव, अब्दुल गफ्फार खां साहब, इनने मिलके क्या करा, खिलाफत आंदोलन जो है, खिलाफत आंदोलन हुआ था ना 1919 में, क्या हुआ आपका कि भैया विश्व युद्ध पहला खत्म हुआ और उसमें क्या था, ऑटोमन एम्पायर था, तुर्की खलीफा, है ना। तो भैया खलीफा प्रमुख पद हुआ करता था, उसको हटाया गया, क्या ऐसी मांग चल रही थी या ऐसा लोगों को लग रहा था कि इस पद को हटा दिया जाएगा, तो उसके विरोध में, है ना, और यहां तुर्की के खलीफा के सपोर्ट में खिलाफत आंदोलन चालू किया गया। उसके नेता अब्दुल गफ्फार खां साहब थे, है ना, मोहम्मद बंधु हुआ करते थे, है ना, अली बंधु जिनको हम बोले। तो भैया खिलाफत आंदोलन 1920 में स्टार्ट हुआ, इसको संगठित करने का काम किसने किया मध्य प्रदेश में? डुंडीराज जाटव, अब्दुल गफ्फार खां, इन लोगों ने किया। साथ ही साथ असहयोग आंदोलन भी तभी चालू हुआ था, हमें बात करनी है 1920 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चालू किया, खिलाफत को मिला के असहयोग चालू हुआ था, है ना। सो अगस्त 1920 में मध्य प्रदेश से सेठ गोविंददास, पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र, ठाकुर लक्ष्मण सिंह, पंडित रविशंकर शुक्ल साहब, ये सभी बड़े बड़े लोग हैं, ये तो हमारे पहले मुख्यमंत्री रहे हैं, है ना। तो इन सभी लोगों ने यहां नेतृत्व किया किसका? असहयोग आंदोलन का मध्य प्रदेश में। और भैया 1923 झंडा सत्याग्रह, अभी अपन डिस्कस करेंगे अलग से उसके बारे में। श्याम सुंदर भार्गव, सुभद्रा कुमारी चौहान, ये बहुत बड़ी लेखिका रही हैं। हाँ, इनकी झांसी की रानी की कविता, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, यही है भैया लेखिका। जी हाँ, अब्दुल कादिर सिद्दीकी साहब, इन सब ने धरना सत्याग्रह भी, प्रदर्शन भी 1923 में मध्य प्रदेश में किया। क्यों? राष्ट्रीय भावना, राष्ट्रीय चेतना को जगाने के लिए, लोगों को यहां जागरूक करने के लिए।
ठीक है। 1923 में झंडा सत्याग्रह कहाँ हुआ? जबलपुर में। ये क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है। ये अभी हम डिस्कस करेंगे इसको डिटेल में कि हुआ क्या था, कैसे क्या हुआ था। झंडा फहराने को लेके विरोध हुआ, अंग्रेजों ने विरोध किया तो हमने हट जाओ, तो झंडा यहीं फहरेगा। और हर जगह रैली हुई तो भैया अंग्रेजों को झुकना पड़ा, क्योंकि पहले क्या हो रहा था कि यार वो यूनियन जैक चलता था। यूनियन जैक मतलब अंग्रेजों का जो झंडा होता है ना, ब्रिटेन का जो झंडा, वही चलता था और हम अपना झंडा फहराएं तो ये गुस्सा आ जाती थी। तो हमने फिर विरोध किया, तब जाके ये माने कि ठीक है भैया आप अपने धरने हरने प्रदर्शन में अपना झंडा फहरा सकते हैं। हाँ, तो ये अच्छी बात है। अभी तो हुआ, नहीं तो हमें झंडा फहराने का अधिकार नहीं मिल रहा था। तो ऐसे नहीं होती, सारी चीजें यहीं से होती हैं और इसका तो बहुत इंपॉर्टेंस है झंडा सत्याग्रह का। हाँ, पंडित माखनलाल चतुर्वेदी साहब एक महान आत्मा, भारतीय आत्मा के नाम से ये जाने जाते हैं, है ना। और वो पुष्प की अभिलाषा इनकी रचना है। बहुत बड़े कवि रहे। इनके नाम से मध्य प्रदेश में यूनिवर्सिटी भी बनी हुई है ना। सो कर्मवीर पत्र चलता था, उसमें ये प्रकाशक हुआ करते थे, संपादक हुआ करते थे। उसके प्रकाशन के माध्यम से राष्ट्रीय चेतना का इन्होंने प्रचार प्रसार किया मध्य प्रदेश में, है ना। तभी तो पत्रकारिता महाविद्यालय जो है, विश्वविद्यालय, वो इनके स्टार्ट करवाई गई नाम से। 1930 में हमने सविनय अवज्ञा आंदोलन चालू किया, है ना, भारतीय स्तर पे। तो मध्य प्रदेश में भी होगा दांडी मार्च, नमक कानून तोड़ो, है कि नहीं। हाँ, तो भैया दांडी यात्रा हुई थी कब से? 12 मार्च से, और 24 दिन में 6 अप्रैल को खत्म, है ना। तो भैया इसको समाप्त हुई दांडी यात्रा। दांडी में नमक बनाया, गांधी जी ने नमक कानून तोड़ दिया और सविनय अवज्ञा चालू करा। वही फिर मध्य प्रदेश में क्या हुआ? 7 अप्रैल, एक दिन बाद से मध्य प्रदेश में जगह जगह पे क्या हुआ? ये आंदोलन चालू हो गया, सविनय अवज्ञा आंदोलन। लोगों ने नमक कानून तोड़े। ठीक है। जबलपुर में रानी दुर्गावती जी की जो समाधि है, वहां पर सेठ गोविंददास और पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र जी, इनके नेतृत्व में चल समारोह वहां से निकाला गया। और खंडवा हो गया, सीहोर, जबलपुर, इन सारी जगहों पर नमक कानून तोड़े गए। नमक कानून सब। तो भाई क्या खराब है यहाँ पे? सिबनी की बात तो हमने करी ली। दुर्गा शंकर मेहता जी जो है, इनने गांधी चौक पर नमक बनाया, सत्याग्रह शुरू किया। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसको कई बार याद रखना है आपको, मतलब एक बार याद रखना है, कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, चलिए 8 अप्रैल 1931, भैया देखो 30 से चालू हुआ है ये, अप्रैल में 7 अप्रैल से, है ना। 8 अप्रैल 31 हो गया, साल भर हो गया। ठीक है। सो तब तक सीहोर, कटनी, मंडला, दमोह, इन सारी जगहों पर क्या हो गया? सविनय अवज्ञा आंदोलन चालू हो गया साल भर। अब उस समय तक क्या था भाई? आज के समय तो जैसे हम ऑनलाइन देख रहे हैं आप, है ना, सोशल मीडिया, हर चीज तुरंत वायरल हो जाती है। जरूरी चीज, हर चीज तो नहीं, जरूरी चीज। तो उस समय तक तो ऐसा कुछ था नहीं ना। कम्युनिकेशन केवल कैसे होता था? पत्र रूप में होता था। आपके पापा जी लोगों से भी आपने चर्चा की होगी, हो सकता है आप में से कुछ ऐसे लोग हो जिनने पत्र भी लिखे हों, है ना। तो ऐसे लोग हो जाते हैं। तो उस समय तक तो पत्र व्यवहार चल रहा था, उसमें टाइम लगता था। आज भी भैया हम ऑनलाइन डिलीवरी के लिए 2 दिन, 5 दिन, 7 दिन का वेट करते हैं, तो उस समय भी तो यही चलता था। खत पहुंचते थे, संदेश आते हैं, कब तक आ रहे हैं, कहाँ पहुंच रहे हैं, फिर कबूतर जा 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 वाला काम भी होता था, तो टाइम लग जाता था। ठीक है। सो यार ये इनको संगठित करने में तब ज्यादा मेहनत लगती है। आज के समय में तो हर कोई इकट्ठा हो जाता है, हर चीज तुरंत फैल जाती है। पहले नहीं होता था। तो पहले टफ टास्क था और उसकी चीज है। अब आज उसकी वैल्यू नहीं रहती कि है हो गया आजाद, क्या ही किया होगा। नहीं भैया, क्या ही नहीं, बहुत कुछ किया है। ठीक है। चलिए, सिवनी में टुरिया जंगल है, वहां के आदिवासी की जनजाति, तो टुरिया जनजाति है। टुरिया सत्याग्रह की बात करेंगे, ये तभी हुआ। टुरिया में वन सत्याग्रह हुआ, है ना, जिसको जंगल सत्याग्रह कहते हैं। 1930 की बात है। ये टुरिया जनजाति है सिवनी में, उनने किया। ठीक है। घोड़ा डोंगरी भैया बैतूल में पड़ती है जगह, वहां पे जंगल है। तो घोड़ा डोंगरी के आदिवासियों ने, उनके नेतृत्व में, किसके? रंजन सिंह कोरकू के नेतृत्व में। कोरकू आदिवासी है बैतूल में, तो हमने पढ़ा ही हुआ है ना। तो उनके नेतृत्व में इनने टुरिया मतलब घोड़ा डोंगरी सत्याग्रह किया। इन सारे सत्याग्रहों को मिश्रित रूप से जंगल सत्याग्रह कहा जाता है, जो कब हुआ? 1930 में। ठीक है। उसी समय की बात है। सब अपने अपने तरीके से क्या है, विरोध कर रहे हैं अंग्रेजों का। सविनय अवज्ञा, आज्ञा माननी ही नहीं है, सब मिलके ऐसा करेंगे। किसकी? अंग्रेजों की। तो वही किया लोगों ने अपने अपने तरीके से, लेकिन एक ही लक्ष्य है सबका, क्या? आजादी। हमें चाहिए आजादी और वो मिलेगी आजादी। ठीक है। चलो 1931 में भैया चरण पादुका ग्राम है छतरपुर में। कहां है? छतरपुर जिले में चरण पादुका ग्राम है। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था 1919 में, जनरल डायर ने हजारों लोगों पे गोली चला दी थी, वैसे ही छतरपुर में चरण पादुका ग्राम में अंग्रेजों ने गोली चलाई।
तो उसको हम मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड बोलते हैं। हाँ, और ये पूछा जाता क्वेश्चन है, चरण पादुका नरसंहार जिसको कहा जाता है, ठीक है। कर्नल फिशर उस समय वहां इनकी पोस्टिंग हुआ कर रही थी, तो इन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों पर जो वो शांतिपूर्ण तरीके से बैठक कर रहे थे, उधर भी तो शांतिपूर्ण तरीके से वो अपना जलियांवाला बाग में क्या कर रहे थे, प्रोग्राम कर रहे थे, बैसाखी मना रहे थे। ऐसे ही इधर हो रहा है। इनने महोदय ने क्या अंधाधुंध गोलियां चलाई, और इसमें कुछ 21 लोग के आसपास थे, 6 लोग तो बताया है, 21 लोग शहीद हो गए थे, है ना। और इस घटना की तुलना जलियांवाला बाग हत्याकांड जो 19 अप्रैल 1919 को, ठीक है, अमृतसर, इनमें जनरल डायर थे ये व्यक्ति जो यहां कर्नल फिशर हुआ कर रहे थे, है ना। तो इससे की जाती है 1954 ये 54 नहीं है, 34 है भाई, है ना, 34 है, गलत लिख गया होगा, कई बार हो जाता है। 1934 में एनपी केलकर साहब के नेतृत्व में कांग्रेस ने अखिल भारतीय प्रजा परिषद का गठन किया। क्या किया? प्रजा परिषद का गठन किया, और मध्य भारत, विंध्य प्रदेश, भोपाल, ये सारी जगहों पर अलग अलग स्टेट हुआ करती थी उस समय, तो रियासतें थी, तो वहां भी प्रजामंडल के कार्यालयों की स्थापना करी गई, प्रजामंडल स्थापित करी गई। झाबुआ धार जिले में ब्रिटिश ध्वज जो है यूनियन जैक जिसकी हमने बात करी, ये यूनियन जैक जला दिया। अब यूनियन जैक जब जला दिया तो भैया अंग्रेज तो गुस्सा होंगे कि उनका झंडा जला दिया तुमने, अच्छा कोई हमारा तिरंगा जला के तो दिखाए, है कि नहीं। तो वही चीज है भैया, तो इनने क्या करा, उनको पकड़ा, उन पर देशद्रोह का मुकदमा चला है, ऐसा हो रहा है। तो हम लोग गुस्सा आ रहे हैं, तभी तो ये सारी चीजें हो रही हैं यार, एक के बाद एक। 1939 जबलपुर, जबलपुर तो भैया हमेशा से केंद्र रहा है राजनीति का, अब भोपाल हो गया, नहीं तो पहले जबलपुर ही चलता था, नागपुर जबलपुर यही चल रहा था मध्य प्रदेश। तो जबलपुर में व्यक्तिगत सत्याग्रह चालू हुआ, और पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही बने आचार्य विनोबा भावे। विनोबा भावे बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, इनकी वीडियो भी हमने इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी में डाली है, तो जाके चेक कर लीजिएगा। इन्होंने भैया ये ऑफिशियली गांधी जी के उत्तराधिकारी माने जाते हैं विनोबा भावे। इन्होंने ग्रामदान, भूदान, है ना, ये आंदोलन चलवाए जो व्यक्तिगत सत्याग्रह के अंतर्गत है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है विनोबा भावे, व्यक्तिगत सत्याग्रही है, ठीक है, और इनके उत्तराधिकारी माने जाते हैं गांधी जी के। चलिए 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हमने चालू किया था, है ना। तो जी हाँ, मंडलेश्वर में बंदी क्रांतिकारियों ने, जो क्रांतिकारी थे जिन्हें जेल में बंदी कर दिया था, तो जेल के मुख्य द्वार को तोड़ दिया। भारत छोड़ो आंदोलन के समय ये सभी नेता रतलाम पे पहुंच गए थे, रतलाम, है ना, मंडला के नीचे, सॉरी मंदसौर के नीचे, ठीक है। तो वही मालवा क्षेत्र में इंद्र नारायण पुराणिक इनका नाम है, मालिनी सरवटे, इंदु पाटकर, जौहरी लाल झांझरिया, ये सभी लोग जो हैं बड़े बड़े नेताओं में आते थे क्षेत्रीय लेवल पे। पुलिस ने इन सबको गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि जीरो आवर के तहत गांधी मतलब ये जो भारत छोड़ो चालू हो रहा था, तो उसमें जीरो ऑपरेशन जीरो आवर के तहत सारे बड़े बड़े नेताओं को ब्रिटिश सरकार ने या पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तो हमारे यहाँ के ये बड़े बड़े नेता जो हैं इनको भी गिरफ्तार कर लिया। तो छोटे लेवल के लोगों ने भारत छोड़ो आंदोलन चलाया पूर्णतः, ठीक है। सतना से लाल सिंह पद्मधर, इनको पुलिस ने गोली मार दी, ये शहीद हो गए। क्या कर सकते हैं भैया, वो लोग नहीं सुनते थे, अंग्रेज सुनते ही नहीं थे, गोली मार दी, बात ही खत्म। क्या ही मतलब है। 1942 के आंदोलन से पहले भोपाल की क्या स्थिति, तो भोपाल राज्य जो प्रजामंडल अभी गठित करवाया था उसके पदाधिकारियों को भी गिरफ्तार कर लिया। रीवा जिले से पंडित शंभुनाथ शुक्ल जी और चंद्रकांत शुक्ल जी, इनको भैया कॉलेज में पढ़ रहे छात्रों को क्या करा, उनने छात्रों में राष्ट्र भाव की भावना जागृत कर दी। बच्चा बच्चा जानेगा, क्या जानेगा कि राष्ट्र को आजादी कैसे दिलाना है, कैसे हमें अंग्रेजों से मुक्ति मिलेगी। तो वो सारी भावनाएं जब बच्चों को सिखा दी आपने, तो बस सबके पास है। तो इन लोगों को भी क्या कर दिया जाएगा, पकड़ लिया जाएगा, क्या करा जाए। शहडोल से छोटेलाल पटेल साहब थे, इन्होंने जागृति फैलाई लोगों में राष्ट्र प्रेम की कि भैया अब तो यही है, करो या मरो, कोई ऑप्शन नहीं है। अंग्रेजों को हटाना है तो आपको कुछ करना पड़ेगा, या तो फिर मर जाओ, फिर कुछ नहीं हो सकता। हाँ और क्या है, तो भाई करो या मरो का काम कर गया, है ना। और हमें आजादी, हालांकि ये पूर्णतः सत्य नहीं है लेकिन ठीक है। 1942 साबूलाल जैन, ये भैया जैन साहब है, सागर से
उदयचंद जैन मंडला से, गुलाब सिंह जबलपुर से, ये सभी बड़े बड़े नेता हुआ कर रहे थे और लोगों को जागृति फैला रहे थे। तो भैया नजर में आ गए अंग्रेजों की, ठीक है, गोलीबारी, मृत्यु, शहीद होगा भैया उसी समय। क्या कर सकते हैं। नरसिंहपुर चिचली गांव है भैया, है ना, यहां पर मनसाराम ताम्रकार और गौरी भाई, इनकी भी गोली मार के शहीद। क्या करेंगे। बैतूल में आदिवासी थे बहुत सारे, जिनमें वर्षा गौड़, महादेव तेली, इन सभी ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया। हाँ, आदिवासी समूह के लोग भी आपको कंधे से कंधा मिला के आजादी में सपोर्ट कर रहे हैं, फिर आज उनकी स्थिति ऐसी है। भावरा, भावरा कौन नहीं जानता यार, कौन नहीं जानता। मेरे ख्याल से तो मुझे लगता है हर व्यक्ति भावरा जानता है ना। भावरा चंद्रशेखर आजाद साहब की जन्मस्थली है ना, जिसको अब चंद्रशेखर आजाद नगर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो भावरा अलीराजपुर में अब पड़ता है। हाँ हाँ, पहले झाबुआ में पड़ता था, है ना, अभी अलीराजपुर। चंद्रशेखर आजाद जी की जन्मस्थली है और सशस्त्र संघर्ष के वो नेता थे, मतलब आजाद हूं आजाद ही रहूंगा, ये उनका सीधा सीधा डायलॉग था और कुछ नहीं कि तुम पकड़ पाओ तो पकड़ लो, कैच मी इफ यू कैन। नहीं हो पाया उनसे, ठीक है। 15 अगस्त 1947 वो दिन था भारत के नक्शे पर जब एक आजाद हिंदुस्तान का जन्म होता, भारत के नक्शे पर नहीं, दुनिया के नक्शे पर, ठीक है। तो मध्य भारत की रियासतों को फिर मिलाया गया, ये मध्य भारत जिसमें होलकर सिंधिया ये सब चल रहे थे, उसको मिलाया, मध्य भारत राज्य बना दिया आजादी के बाद, आजाद राज्य। रीवा, पन्ना, छतरपुर, ये सब छोटी छोटी रियासतें थी, इनको एकीकृत करके बिंद प्रदेश का नाम दिया गया। 1 नवंबर 1956 यह वो दिन था जब राज्यों को पुनर्गठित करके एक मध्य प्रदेश का गठन हुआ प्रॉपर। हालांकि उसमें छत्तीसगढ़ भी हुआ कर रहा था, फिर बाद में 1 नवंबर 2000 को उस प्रॉपर मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ राज्य भी अलग कर दिया गया, ठीक है। तो आज फिलहाल मध्य प्रदेश हमारा ये पूरी की पूरी बातें थी जिस पे हमें डिस्कस करना था। ऐसा नहीं कि अभी खत्म हो गई, जी नहीं, अभी छोटे 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 सारी चीजों पे हमें डिस्कस करनी है। ये पूरा ओवरऑल यहाँ पे डिस्कशन हो चुका है। अब हम बात करेंगे बुंदेला विद्रोह। यहां से क्वेश्चन बनते हैं। 1842 में ये बुंदेला विद्रोह हुआ था। कब हुआ था? 1842 में बुंदेला विद्रोह हुआ था और बहुत इंपॉर्टेंट है ये बुंदेला विद्रोह। क्यों भैया? क्योंकि मान के चलो आपकी मध्य प्रदेश में जो विद्रोह की क्रांति है ना, वो यहीं से जली है। तभी तो आप देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश से आप मैक्सिमम जगहों पर संघर्ष देख रहे हैं। 1857 की क्रांति में हर जगह से लोग बाग विद्रोह कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि शुरुआत तो यहीं से, ये लॉ जो है वो यहां से जल चुकी है ना। तो चलो 1842 सागर जो रियासत थी वहां के दीवानी न्यायालय ने क्या करा, उत्तरी सागर के 2 बुंदेला ठाकुर हुआ कर रहे थे, है ना, मतलब ठाकुर यानी रियासत के हेड हुआ कर रहे थे, जिनमें चंदपुर के जवाहर सिंह थे और नरहुत जगह थी वहां के मधुकर शाह थे। इन पर दीवानी अदालत ने क्या कर दिया, लगान वसूली के लिए नोटिस दे दिया, डिक्री जारी कर दिया कि भैया अगर ये लगान नहीं वसूल करेंगे तो फिर समझ लेना कि इनकी जब्त हो जाएगी जमीन है। अच्छा, जब्त करोगे तो हमारी जमीन है, कर लो, आ जाओ। तो बस अब क्या ही कर सकते हैं। संपत्ति जब्त करने की जब धमकी मिल गई तो उन्होंने कहा आ जाओ अब तो, ठीक है भैया। डिक्री के विरोध में जो ठाकुर साहब थे, इनने क्या करा, अंग्रेज सिपाहियों को वोट डाला, बोले आ जाओ तो तुम हमसे लोगे बे, हैं तुम हमारे यहाँ आके हमसे तेज चल रहा है, और गोली मार दी, खत्म बात। गोली मार दी तो अंग्रेजों तक बात पहुंचेगी कि भैया जी क्या चल रहा है। लेकिन फिर यार वो भी बड़ी सेना लेके आएंगे, वो बड़ी सेना लेके आएंगे तो हमें भी तो जागरूकता फैलानी पड़ेगी। दो आ जाओ, सब सपोर्ट करेंगे भाई, बिल्कुल करेंगे। तो विरोध की जो दबी हुई अग्नि थी वो पूरे बुंदेलखंड क्षेत्र में फैल गई कि अच्छा ये अंग्रेज मारेंगे अब हमको, आ जाओ आ जाओ। तो हर जगह से, नरसिंहपुर से सबसे ज्यादा सफल रहा ये विद्रोह। नरसिंहपुर में तो एक नहीं चली अंग्रेजों की, बिल्कुल नहीं, जितने आए फूटे, कुछ नहीं है, ठीक है, बहुत बढ़िया। चावरपाठा ये परगना हुआ कर रहा था। यहाँ के सभी जमींदार जो हैं वो सब बड़े बड़े विद्रोहियों के साथ, विद्रोही मतलब ये जमींदार सपोर्ट करेंगे किसके, उन्हीं का तो करेंगे, अपने साथ वालों का, जमींदारों का। तो सब विद्रोह में शामिल हो गए। इसके अलावा नरसिंहपुर से यहाँ पे राजा ढिल्लन शाह जो हैं वो नेता हुआ कर रहे थे किसके, इस विद्रोह के, है ना। ये सभी बुंदेला शासकों का ही है पूरा। आसपास के ये शासक जो थे बुंदेलखंड वाले क्षेत्र के, ये बुंदेला शासक हुआ करते। तो वो जमींदार हो गए, सब सबने सपोर्ट किया एक दूसरे, है ना। हालांकि फिर बाद में ये कमजोर पड़ गया था पूरा।
माहौल। ढिल्लन शाह ने अन्य मालगुजारों के साथ साथ मिलकर देवरी हो गया, सागर के पास पड़ता है, चावर पाठा है, इन सारे क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। विद्रोह की आग जबलपुर तक पहुंच गई। अब जबलपुर तक पहुंची तो हीरापुर के राजा हृदय शाह, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है 2019 में पीएससी में। हीरापुर के राजा थे हृदय शाह, इन्होंने विद्रोह के लिए आसपास के ठाकुरों से संपर्क करा और बस तैयारी कर ली, है ना। और यहां से नेतृत्व कौन करेंगे? हृदय शाह करेंगे, हीरापुर के आसपास वाले क्षेत्र से। बुंदेला विद्रोह का यह परिणाम हुआ, क्या परिणाम हुआ कि अंग्रेज नर्मदा के दोनों तट, नर्मदा का उत्तर दक्षिण तट और नरसिंहपुर, सागर, जबलपुर वाला जो पूरा क्षेत्र है, इसमें विदेशी सत्ता खत्म हो गई कुछ समय के लिए, हालांकि कुछ ही समय के लिए, लेकिन हाँ हटा तो दिया भाई, ठीक है। फिर बाद में महनपुर, ये ठाकुर थे, होशंगाबाद जिले के तेंदुखेड़ा नामक गांव पर इन्होंने अधिकार कर लिया, जो कि सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण था भैया, बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि सबसे ज्यादा होशंगाबाद वाला क्षेत्र जो है वो सिंचित भूमि वाला क्षेत्र है, सबसे ज्यादा उपजाऊ मैदान है भाई, क्या ही चाहिए। इसके अंत की बात करें 1842 के अंत तक, लास्ट तक विद्रोही सरदार और अंग्रेजों के बीच छोटी मोटी टक्करें तो होती रही, लेकिन बुंदेलाओं ने अपने प्रदेश के पहाड़, जंगलों, इन सारी जगहों पर छापामार युद्ध करा। वही छापामार वाला ही काम चलता था, क्योंकि डायरेक्ट करोगे तो दिक्कत है, छापामार कार्रवाई करनी थी। फिर भैया छक्के तो छुड़ाए, लेकिन बाद में इनके छक्के छूट गए, अंग्रेजों को समझौता करना पड़ा। कोशिश तो ये थी, लेकिन बस लास्ट मूवमेंट पे क्या हुआ, ये लोग पकड़े गए। अब पकड़े गए तो फिर अंग्रेजों को डर किस बात का? जब तक छापामार कार्रवाई चल रही थी तब तक डर था, अब बड़े जो नेतृत्व करता वो पकड़े गए तो क्या कर सकते। हाँ, तो बस इसी बीच कर्नल एली थे, इन्होंने राजा हृदय शाह को पूरे परिवार के साथ पकड़ लिया। हृदय शाह और उनके दल के पकड़े जाने से विद्रोही जितने लोग थे वो यार थोड़े से, अब क्या कर सकते हैं, बुरा लगेगा, आघात पहुंचेगा, कमजोर पड़ जाएंगे, कमजोर पड़ जाना बड़ी समस्या है। फिर नरहुत के मधुकर शाह को भी पकड़ लिया गया और सार्वजनिक रूप से उनको फांसी दे दी गई अंग्रेजों के द्वारा। तो अब यार बस जनता यहीं खत्म हो जाती है, ठीक है। सो मधुकर शाह की मनौती, ये तो सुना ही होगा आपने, बुंदेलखंड क्षेत्र में बहुत चलती। तो ये भैया इनके बलिदान की जो कहानी है वो बुंदेलखंड के लोक गीतों और लोक कथाओं में आज भी देखने को मिल जाती है, ठीक है। मधुकर शाह की मनौती। गोपालगंज, सागर, इनकी स्मृति में एक चबूतरा बनाया गया है जो श्रद्धा का केंद्र है आज भी। गोपालगंज सागर में पड़ता है, आपने नाम सुना हो। चलिए रतौना का भैया यहां पर सत्याग्रह है जो इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, रतौना का सत्याग्रह 1920 की बात है। देखो यार, ये 1920 में जब असहयोग आंदोलन चल रहा था, हमने बात करी थी, उसी समय है, लोग अपने अपने तरीकों से सहयोग नहीं कर रहे थे अंग्रेजों को, असहयोग। तो यहां पर रतौना का सत्याग्रह भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सागर के पास है रतौना, ठीक है। यहां पर कसाई खाने अंग्रेजों ने चालू करे। कसाई खाने में भैया बहुत सारी मात्रा में, मतलब मात्रा में क्या, संख्या में बेसिकली बहुत सारे पशुओं को यहां पर मौत के घाट उतारा जा रहा था। यार लोग बाग चटक गए कि भैया ये तुम क्या कर रहे हो, हमारे जो पशु हैं वो तुम कत्ल करते जा रहे हो उनका। तो इन लोगों ने इसके विरोध में यहां सत्याग्रह चालू किया, है ना। तो भैया असहयोग के सिद्धांत पर आधारित पहला आंदोलन इसको कहा जाता है, कौन सा, रतौना का। ये सागर के पास है। कसाई खाने, जो कसाई खाना था उसको अंग्रेजों का कसाई खाना, उसको बंद करवा के ही माने, ठीक है। तो 1920 में यह हुआ था, अंग्रेज कंपनी ने क्या किया, रतौना में कसाई खाना खोला और इसमें अत्यधिक संख्या में गाय, बैल इत्यादि काटे जा रहे थे। अब ये काटे जा रहे थे तो भैया प्रदेश के जो लोग बाग हैं उनका विरोध चालू हुआ, समाचार पत्रों में, पत्रिकाओं में, हर जगह इसका विरोध किया गया। हालांकि उससे हुआ कुछ नहीं। अब कुछ नहीं हुआ तो गुस्सा तो आएगी, क्या ही कर सकते हैं बस। तो कसाई खाने को बंद करने के लिए एक आंदोलन चालू हुआ, आंदोलन समिति गठित की गई और इस समिति को अच्छे सुसंगठित तरीके से आंदोलन किया और सरकार को इसमें झुकना पड़ा। फाइनली कसाई खाने को बंद कर दिया गया। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा, अंग्रेजों का कसाई खाना बंद हुआ ना तो उनको लॉस हुआ, है ना, जो असहयोग के लिए काम आया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यहाँ पे झंडा सत्याग्रह, ये 1923 की बात है। कब की बात है, 1923 की बात है और यहाँ से हमेशा क्वेश्चन बनता है, इसलिए इसको भूलना नहीं है, ठीक है। मार्च 1923 की बात है। कब की बात है, मार्च 1923, जगह है जबलपुर। तो जबलपुर में नगर पालिका चल रहा था। नगर पालिका के भवन में तिरंगा झंडा फहराने को लेकर जो स्थानीय अधिकारी थे, अंग्रेज अधिकारी, उनमें विवाद हो गया। मतलब जो कांग्रेस के लोग थे या वहां के लोग बाग थे, स्थानीय अधिकारी जो है निकाय में, अब वो भारतीय भी थे, अंग्रेज भी थे। तो झंडा फहराने की बात चल रही थी जबलपुर में, उस पर विरोध हो गया। उस पर विरोध हुआ तो क्या कर सकते हैं। जब प्रारंभ हुआ, कांग्रेस सदस्यों के द्वारा 8 मार्च की बात चल रही थी, 8 मार्च को नगर पालिका भवन पर झंडा फहराने की बात करी गई।
अब झंडा फहराने की बात करी तो ब्रिटिश डिप्टी कमिश्नर ने क्या कर दिया, झंडा नीचे उतारने को कह दिया, उतारा, कोई झंडा नहीं फहरेगा, और ये झंडा तो बिल्कुल नहीं फहरेगा, यूनियन जैक फहरा लो। तो बस कांग्रेस के नेता चटक गए कि अच्छा, सरकारी प्रतिबंध की अवहेलना करते हुए जिला कांग्रेस समिति ने सत्याग्रह चालू कर दिया कि भैया हमें अधिकार है अपना झंडा फहराने का, बिल्कुल अधिकार है। और इसका नेतृत्व किसने किया, पंडित सुंदरलाल शर्मा। हालांकि बाद में इनको फिर सजा दी गई। सुभद्रा कुमारी चौहान साहब, ये अपने आप में बहुत बड़ी एक्टिविस्ट रही हैं, लेखिका रही हैं, इन्होंने जन जागृति फैलाई है, राष्ट्रीय भावना फैलाई है। नाथूराम मोदी, ये सभी लोग जबलपुर से इसका नेतृत्व कर रहे थे। अब ये बात जब बड़े लेवल तक पहुंची तो फिर तो हो गई कुछ ना कुछ, सत्याग्रहियों को पकड़ लिया गया, मुकदमा चलाया गया और पंडित सुंदरलाल शर्मा को 6 माह का कारावास दे दिया गया। अब कांग्रेस के लोग गुस्सा। नागपुर में क्या हुआ, नागपुर में झंडा सत्याग्रह फिर केंद्र बनाएगा कि अब तो झंडा फहरेगा, हर जगह ही फैलेगा। तो कांग्रेस ने क्या किया, नागपुर को यहां पर हेडक्वार्टर बनाया झंडा सत्याग्रह का। इसमें फिर भैया सुभद्रा कुमारी चौहान और उनके पति थे लक्ष्मण सिंह, इनको नागपुर भेजा गया इसको समर्थित करने के लिए। वो पहुंचे, सब बढ़िया। मार्च के बाद अगस्त पहुंचे 23 को ब्रिटिश अधिकारियों ने राष्ट्रीय ध्वज के साथ स्वयं सेवकों को जलूस निकालने का आदेश दे दिया। भैया उनकी स्वीकृति दे दी कि हाँ ठीक है भैया फैला सकते हो। तो यार छोटे छोटे आंदोलन कई बार यही मुख्य भूमिका निभाते हैं, इसीलिए अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट। इस झंडा सत्याग्रह में बड़े बड़े नेताओं ने भाग लिया। कौन कौन थे देख लो भैया, माखनलाल चतुर्वेदी साहब तो थे ही बड़े नेताओं में, वल्लभ भाई पटेल साहब, कौन नहीं जानता, हमारे बाबू राजेंद्र प्रसाद साहब जो पहले राष्ट्रपति रहे भारत के, है ना। तो ये सभी लोगों ने इस झंडा सत्याग्रह में मुख्य भूमिका निभाई। लेकिन शुरुआत कहां से हुई, जबलपुर से हुई, 1923 में हुई। इसीलिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसको भूलना नहीं है, ठीक है। चलिए, जंगल सत्याग्रह, जंगल में सत्याग्रह हुआ है, आदिवासियों ने सपोर्ट किया है। ये सत्याग्रह सविनय अवज्ञा आंदोलन के जैसा ही था, अवज्ञा करने के लिए, ठीक है। तो 1930 में सविनय अवज्ञा चल रहा था। घोड़ा डोंगरी जगह का नाम है जो बैतूल में पड़ता है, क्षेत्र है घोड़ा डोंगरी बैतूल क्षेत्र। यहां पर कोरकू आदिवासी जो है रहते हैं। तो उनमें जंगल सत्याग्रह, महात्मा गांधी ने जो नमक सत्याग्रह चालू किया था वैसे ही जंगल सत्याग्रह था, ठीक है। इसके नेता डीपी मिश्रा, लाला वाजपेयी और इन सारे नेताओं ने यह शुरू किया। बैतूल, बंजारी, ढाल, छिंदवाड़ा, ओरछा, सिवनी, टुरिया, गुनगुटी और हरदा, ये सारे जंगल हैं, वहां पर आदिवासियों ने अपने तरह का ये सत्याग्रह किया, ठीक है। तो इसमें क्या किया, घोड़ा डोंगरी क्षेत्र के जो कोरकू जनजाति के लोग थे उन्होंने अपने कंधे पर कंबल डाला और कंबल डालकर हाथ में लाठी लेकर ब्रिटिश सरकार को चुनौती देना चालू हो गए कि आ जाओ, नहीं सुन रहे तुम्हारी बात, ठीक है। तो बस यहां हेड कौन थे भैया, गुंजन सिंह कोरकू साहब जो हैं वो इस जंगल सत्याग्रह के लीडर माने जाते हैं। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, इनको भूलना नहीं है। बैतूल, घोड़ा डोंगरी सत्याग्रह भी इसको बोलते हैं। और अलग अलग जितने सत्याग्रह हुए हैं जंगल के वो इसी में आ जाते हैं। 1930 ये सारे हुए थे, किसमें, सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत, जो महात्मा गांधी ने बोला था। तो यहाँ अपने प्रकार का ये सत्याग्रह जंगल में आदिवासी लोग कर रहे थे, ठीक है। गुंजन सिंह कोरकू साहब इसके नेतृत्वकर्ता माने जाते हैं, ठीक है। चलिए, नमक सत्याग्रह, कोई नमक सत्याग्रह उसी समय की बात है जब 1930 में ये चल रहा था। 1930 गांधी जी का असहयोग आंदोलन, असहयोग नहीं है ये, सविनय अवज्ञा आंदोलन है। क्या है, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो अपने शुमार पे चल रहा था। गांधी जी ने दांडी मार्च करा, नमक सत्याग्रह, इसके माध्यम से सरकार को चुनौती दे डाली। 6 अप्रैल को जबलपुर में स्टार्ट हो गया। सेठ गोविंद दास, पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र, इनके नेतृत्व में नमक सत्याग्रह चालू कर दिया गया जबलपुर में, ठीक है। सिवनी जिले में भी चालू किया गया, दुर्गा शंकर मेहता इसके हेड थे। गांधी चौक पर इनने नमक बनाकर ये स्टार्ट करा। मध्य प्रदेश, जबलपुर, सिवनी के अलावा खंडवा हो गया, सीहोर हो गया, रायपुर हो गया, इन सारे क्षेत्रों में भी नमक कानून तोड़े गए और सविनय अवज्ञा आंदोलन चालू किया गया। तो नमक सत्याग्रह मध्य प्रदेश में। चरण पादुका नरसंहार, चरण पादुका नरसंहार 1931 में, ठीक है भैया। चलो, सो 14 जनवरी की बात है। 14 जनवरी मतलब हमारे यहाँ मकर संक्रांति होती है, मकर संक्रांति, ठीक है। सो मकर संक्रांति के दिन 1931 में छतरपुर जिले की बात है। छतरपुर जिले में नदी बहती है, उर्मिल नदी। उर्मिल नदी केन की सहायक नदी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो इसके तट पर कुछ लोग थे, सिंहपुर जगह में चरण पादुका है जगह का नाम, है ना।
मैदान में एक जनसभा चल रही थी जिस पर ब्रिटिश सैन्य बल ने क्या किया, चारों ओर से उसको घेरा और अंधाधुंध गोलियां चालू कर दी और मार दिया लोगों को। 21 लोगों की यहाँ पे मृत्यु होती है। कितने लोगों की? 21 लोगों की, और 26 लोग इसमें घायल हो जाते हैं। शहीद होने वाले लोगों में सुंदरलाल बरोहा, हीरू गुरमी, बधैया के हलकई अहीर, किरवा के धर्मदास, गुना के रामलाल, ये सारे ऐसे लोग थे जो शहीद हो गए। बड़े बड़े मतलब उस समय के लीडर थे ये अपने अपने क्षेत्र के। तो इन लोगों की मौत हो गई, मौत हो गई तो शहीद हो गई ये सभी लोग। ठीक है, इसके अलावा 21 व्यक्तियों को और गिरफ्तार कर लिया गया। इनको गिरफ्तार किया गया जिसमें सूरज दहुआ, इनको 4 वर्ष और बाकी 20 लोगों को 3 वर्ष की सजा दी गई। तो यार इसमें गलत क्या किया था? हम तो शांतिपूर्ण सभा कर रहे थे, है ना। तो ये चरण पादुका नरसंहार है जो मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहलाता है। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है 14 जनवरी 1931, चरण पादुका ग्राम, छतरपुर जिला, उर्मिल नदी। ये याद रखना है। 21 लोग की मृत्यु, 21 लोग को कारावास। ठीक है, चरण पादुका नरसंहार को जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, इसके अलावा बुंदेलखंड में अंग्रेज शासन के विरुद्ध लोगों को और गुस्सा दिला दी कि यार ये लोग गलत लोग हैं। 1939 बुंदेलखंड कांग्रेस कमेटी बनी और राम सहाय तिवारी हरपालपुर इसके अध्यक्ष चुने गए। इसके अलावा सेवाग्राम 1933 में महात्मा गांधी ने 10 माह के राष्ट्रव्यापी हरिजन द्वारा हरिजन कार्यक्रम जो है इसके अंतर्गत अनेक स्थानों पर गांधी जी पहुंचे इसमें, है ना। कांग्रेस समिति जो बुंदेलखंड कांग्रेस समिति बनी वो। चलिए सोहाबल का नरसंहार भैया बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें माजन गोलीकांड भी कहते हैं इसको। क्या? माजन गोलीकांड, गोली मार दी गई थी। ठीक है, सो सतना जिला है जहां बीर सिंहपुर बहुत इंपॉर्टेंट है। बीर सिंहपुर के नाम से मतलब बीर सिंह राजा हुआ गए, उनके नाम पर ये जगह है। हिनौता गांव पड़ता है। हिनौता गांव में 19 जुलाई 1938 की बात है। कब की बात है? 19/7/1938। इसमें सोहाबल रियासत में क्या हुआ? ब्रिटिश शासन के विरोध पवार खुर्द, ये निवासी हैं लाल बुद्ध प्रताप सिंह। ठीक है, इनके नेतृत्व में एक आम सभा आयोजित की जा रही थी और इस आम सभा में प्रताप सिंह साहब तो थे ही, लाल बुद्ध प्रताप सिंह, इसके अलावा रावस्त्र गौतम, मंदिर पांडे, ये माजन गांव में ब्रिटिश सैनिकों के द्वारा गोली मारकर इनकी हत्या कर दी गई। अब हत्या कर दी गई तो आसपास का क्षेत्र बहुत आक्रोशित हुआ, जिसको सोहाबल का नरसंहार कहा जाता है या माजन गोली कांड कहा जाता है। 1938, ठीक है, 19 जुलाई, याद रखिएगा। सतना के पास भोपाल में भी जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ है। मतलब छोटे लेवल का था लेकिन था, वहां भी यही हुआ, लेकिन ये बाद में हुआ, है ना। पहले तो चरण पादुका में हुआ, फिर 1949 आजादी के बाद 14 जनवरी, क्योंकि नवाब की रियासत चल रही थी भोपाल में, नवाब शासन चल रहा था। तो मकर संक्रांति के दिन रायसेन में नर्मदा नदी के तट पर क्या हुआ भैया? तिरंगा फहराने के कारण भोपाल रियासत की नवाबी सेना ने क्या कर दिया? जाफर अली खां अधिकारी थे इसके, इन्होंने भैया गोली चला दी, स्थानीय लोगों को मार दिया। इस संघर्ष में नवाब की सेना में बैजनाथ गुप्ता, छोटे लाल, वीरधन, मंगल सिंह और विशाल सिंह, इन सारे लोगों की हत्या कर दी गोली मारकर। इतने सारे लोग मारे गए, जिसको भोपाल का नरसंहार कहा जाता है, भोपाल का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। 1949 की बात है, ये याद रखिएगा। रीवा में चावल आंदोलन हुआ है, चावल के लिए मांग करते हुए यहां पर गोली मार दी गई थी। 28 फरवरी 1947 की बात है। 28 फरवरी 1947 जबरिया लेभी, ये वसूली हुआ करती थी, जबरन वसूली जिसकी बात कर रहे हैं। सो इसके विरोध में त्रिभुवन त्रिपाठी, भगवार ग्राम और भैरव प्रसाद और मलिया, ये सभी लोग हैं। इनको रीवा राज्य के सैनिकों के द्वारा गोली मार दी गई और इनकी हत्या कर दी गई। इसको रीवा का चावल आंदोलन कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, ये पूछ लिया जाता है। तो ये प्रमुख आंदोलन हैं मध्य प्रदेश में, या फिर हत्याकांड है, नरसंहार है, जो कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। पंजाब मेल हत्याकांड, ये पंजाब मेल गाड़ी है, रेलगाड़ी, तो खंडवा में 1931 की बात है। 23-24 जुलाई 1931, वीर यशवंत सिंह, ये दमोह के थे, देवनारायण तिवारी और दलपत राव, ये सभी लोग खंडवा में पहुंचे रेलवे स्टेशन पे। खंडवा रेलवे स्टेशन पर इन्होंने अंग्रेज अधिकारी हैक्सन की हत्या कर दी, पंजाब मेल। जिसके बाद 10 अगस्त 1931 को खंडवा अदालत ने इनको पकड़ के इन पर मुकदमा प्रस्तुत किया और दिसंबर 1931 को यशवंत सिंह, देवनारायण तिवारी, इनको फांसी की सजा और दलपत राय को काला पानी भेज दिया गया। तो भैया ये पंजाब मेल हत्याकांड माना जाता है। पंजाब मेल में हत्या कर दी, है ना, पंजाब मेल एक्सप्रेस
अब एक्सप्रेस है, पहले तो वो वही चलती थी, पैसेंजर ट्रेन होती थी। तो हैक्सन की हत्या कर दी खंडवा रेलवे स्टेशन। किसने कर दी? 3 लोग थे, यशवंत सिंह, देवनारायण और दलपत राय। 2 को फांसी, 1 को काला पानी, खत्म। ठीक है, ये सारे के सारे हत्याकांड है। भोपाल राज्य में भी स्वतंत्रता संग्राम, देखो यार पूरे भारत की सुन लो बात। 1 जून 1949 ये वो दिन है जब भोपाल रियासत भारत में शामिल हुई। उसके पहले तक स्वतंत्र थी, यानी सबसे बाद में भारत में विलय होने वाली रियासत कौन सी है? भोपाल रियासत। तो मध्य प्रदेश की राजधानी भी है, अपने आप में इंपॉर्टेंस हो जाती है। तो भैया कैसे स्वतंत्रता संघर्ष हुआ भोपाल राज्य के लिए, कैसे उसको भारतीय राज्य में मिलाया गया, उसकी भी कहानी है और जिसके क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो वर्तमान मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, भारत की स्वतंत्रता यानी कि 15 अगस्त 1947 के पश्चात भी स्वतंत्र रहा था, यानी कि यहां पर ये भारत में जोड़ा नहीं था। भोपाल के नवाब थे हबीबुल्ला खां। हबीबुल्ला खां भोपाल को स्वतंत्र रखने का इन्होंने निर्णय लिया, क्योंकि ये भैया प्रिंसेस ऑफ चैम्बर, मतलब जो राज्य रियासतें थी, रियासतों का जो चैम्बर था, उनके अध्यक्ष हुआ करते थे हबीबुल्ला। तो इनने स्वतंत्र घोषित किया खुद को। 1948 में भोपाल राज्य की भारत में विलय की मांग उठने लग गई, क्योंकि वहां के लोग कहने लगे कि नहीं नहीं भैया, अब स्वतंत्रता नहीं, हमें मतलब भारत में मिलना है। तो लोग बागों में ये स्वतंत्रता की मांग उठने लग गई, जिनमें अगर बात करें तो भाई रतन कुमार, अक्षय कुमार, पत्रकार प्रेम श्रीवास्तव, सूरजमल जैन, मथुरा प्रसाद, बालकृष्ण गुप्त, मोहिनी देवी, शांति देवी, बसंती देवी, ये सभी लोग ऐसे हैं, ये प्रमुख नेतृत्वकर्ता हैं जो चाह रहे थे कि भैया भोपाल भी स्वतंत्र हो। स्वतंत्र मतलब अब नवाब शासन खत्म होके क्या हो जाए, भारतीय राज्य में इसका विलय हो जाए। अच्छा, इसमें आपने नाम सुना होगा हमारे भारत के 9वें राष्ट्रपति शर्मा जी, शंकर दयाल शर्मा, वो भी यहाँ नेतृत्वकर्ता थे, याद रखिएगा, स्वतंत्रता। इस आंदोलन को गति देने के लिए रतन कुमार और उनके सहयोगी ने एक नई राह नाम से अखबार निकालना चालू करा। उसमें भैया खूब विरोध प्रदर्शन हुआ, सब हुआ। इस आंदोलन के केंद्र में अगर बात करें तो इसका केंद्र जो था वो जुमेराती, नाम सुना होगा आपने, जुमेराती गेट, हाँ हाँ, सिटी में पड़ता है। तो वहां पर रतन कुटी जो इनका निवास था, वह इसका केंद्र बिंदु हुआ था, वहीं सारी ये योजनाएं चलती थी। यहाँ नई राह अखबार का कार्यालय भी बनाया गया। नवाब के आदेश पर इस कार्यालय को क्या कर दिया गया? बंद करवा दिया गया। अब बंद करवा दिया गया तो लोग गुस्से में आ गए, लेकिन क्या कर सकते हैं, नवाब के सामने थोड़ी चलेगी। तो इनने भोपाल से हटाकर होशंगाबाद के एडवोकेट थे बाबूलाल वर्मा, इनके घर में सभी लोग क्या है, ये आंदोलन करने लगे भूमिगत होकर, छुप छुपा के चल रहा था सारा। बाद में दबाव देखा जनता का, ये बात पहुंचने लगी आला कमान पे। आला कमान मतलब भारत की सरकार पे। तो भैया पटेल साहब जो थे, इनको जानबूझ के हस्तक्षेप करना पड़ गया। जानबूझ के क्या, जब दबाव पड़ गया यार इतने लोगों का कि क्या कर रहे हैं, तो फिर पटेल साहब को हस्तक्षेप करना पड़ा। पटेल साहब ने क्या करा, भोपाल के नवाब हबीबुल्ला खां को बोला कि भाई साहब देखो ऐसा है कि कुछ नहीं हो सकता, अब भैया बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है, तो आपको भारत में शामिल होना पड़ेगा। तो बस विलय समझौते पर इनने हस्ताक्षर करे, बात ही खत्म। और इस प्रकार 1 जून 1949 यही वो दिन है जब भोपाल भारत में ऑफिशियली सम्मिलित हो। ठीक है, सबसे बाद में सम्मिलित होने वाली रियासत है ये भारत की। ठीक है, भारत की रियासत सबसे बाद में शामिल होने, तो राजधानी है मध्य प्रदेश की, याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब भोपाल राज्य की बात कर लें। भोपाल राज्य कैसे क्या बना, है ना? तो भोपाल राज्य, भोपाल रियासत की स्थापना, इसके प्रारंभ से कैसे क्या शासक रहे, सारी चीजों पे हमें यहाँ पे बात करनी है। तो भोपाल राज्य की स्थापना अगर बात करें तो 1724 यह है वो समय है जब भोपाल की स्थापना होती है। कौन करते हैं? अफगान सरदार दोस्त मोहम्मद खां। ये भोपाल के आसपास का क्षेत्र, अब जो भोपाल है वो नहीं, पहले जो पुराना भोपाल हुआ करता था, पुराना भोपाल के भी पहले, पुराना भोपाल तो बहुत बाद में बना है, यानी भोपाल की जो एक्चुअल टेरिटरी है वो नहीं है, उसके पास में बैरसिया एरसिया वाले जो जगह है वहां पे। तो दोस्त मोहम्मद खां 1724 अफगान सरदार, ये मुगल सेना में शामिल हुआ करते थे, याद रखिएगा। कौन? दोस्त मोहम्मद खां। तो जब मुगल्स की स्थिति कमजोर हो गई ना, तब फिर इन्होंने क्या करना चालू करा, अपने आप को थोड़ा सा मजबूत बनाना चालू करा, उसी समय की बात। ठीक है, सो मंगलगढ़ में एक मुगल सेना तैनात थी, उनके कमांडर हुआ करते थे कौन भैया? दोस्त मोहम्मद खां। इन्होंने क्या करा, भोपाल के आधुनिक जो उत्तर शहर है, उत्तर वाला शहर, ऊपर वाला शुरुआती, उसकी स्थापना करी जाती है। मुगल साम्राज्य के विघटन का लाभ उठाया किसने? दोस्त मोहम्मद खान ने। और मंगलगढ़ और बैरसिया, जो अब भोपाल जिले की तहसील है बैरसिया, उसकी शुरुआत किसने करी? दोस्त मोहम्मद खान ने। इसी समय पे छोटा सा एक रियासत चलती थी भोपाल के आसपास,
गौंड शासिका हुआ करती थी रानी कमलापति। तो रानी कमलापति को जरूरत पड़ी मदद की आसपास के सरदारों से, तो भैया दोस्त मोहम्मद खां से इन्हें मदद मांगी, मोहम्मद खान ने इनकी मदद करी। बाद में फिर वो आत्महत्या कर लेती है रानी कमलापति, और बस उसके बाद रानी ने एक राजसी धन उनको दिया, मतलब पैसा ऐसा खूब दिया इनको, सारी चीजें, ठीक है। फिर मोजा गांव जो भोपाल शहर के पास में स्थित है, वहां पे पूरा शहर दे दिया कि वहीं आप रहो, सारी व्यवस्थाएं करो, पैसा हम दे रहे हैं, हर प्रकार से सुरक्षा करना है आपको इस रियासत। फिर रानी के जाने के बाद भी इनने क्या कर लिया, इनकी मृत्यु के बाद दोस्त मोहम्मद खान ने मौका इनको मिला और कब्जा कर लिया, ठीक है। सो जब्त कर लिया पूरे साम्राज्य को रानी के। जगदीशपुर में अपनी राजधानी बनाई, भोपाल से ये 10 किलोमीटर दूर स्थापित। अपनी राजधानी का नाम इस्लाम नगर रख दिया, ठीक है। इसके बाद इस्लाम नगर में एक छोटा सा किला बनाया, किले के अलावा महल बनवाए, इनके खंडर मिल जाते हैं, आज भी जा सकते हो आप वहां देखने। कुछ वर्षों के बाद इनने ऊपर झील, जो ऊपरी झील है उसके किनारे पर एक बड़ा किला बनवाया और नए किले का नाम फतेहगढ़ किला रखा। फतेह करने का मतलब होता है जीत जाना, जीत का किला, फतेहगढ़ किला रखा, ठीक है। राजधानी को अभी भोपाल शहर में बाद में स्थानांतरित कर दिया इन्होंने, प्रेजेंट वाले, ठीक है। इनके बाद शासकों की बात करें दोस्त मोहम्मद खां के बाद क्या क्या कैसे शासक रहे, तो दोस्त मोहम्मद खां शुरुआती रूप से अगर बात करें तो वो डायरेक्ट शासक नहीं थे, आवासी शासक हुआ करते थे, इनडायरेक्टली। फिर भी उन्होंने मुगल साम्राज्य के गिरते हुए समय में देख लिया था कि मुगल साम्राज्य की आत्महत्या हो रही है, मतलब खत्म हो रहा है बेसिकली, तो उसको स्वीकार किया हुआ है। इसके बाद जो इनके उत्तराधिकारी रहे उन्होंने नवाब की उपाधि धारण करी। दोस्त मोहम्मद खान ने कभी नवाब की उपाधि धारण नहीं करी, इनके उत्तराधिकारियों ने खुद को नवाब चालू कर दिया, ठीक है। सो भोपाल को एक स्वतंत्र राज्य इन्होंने घोषित करा इनके उत्तराधिकारियों ने। 1730 की बात करें, मराठा क्षेत्र में विस्तार हो रहा था, हमने बात करी है, मराठा क्षेत्र वो पूरा फैल रहा था ना, यहाँ पर सिंधिया हो गया, होलकर हो गई, ये सभी लोग। तो दोस्त मोहम्मद खां और उनके उत्तराधिकारियों ने अपने पड़ोसियों के साथ छोटे क्षेत्र की रक्षा के लिए युद्ध भी लड़े और राज्य नियंत्रण के लिए आपस में भी लड़ने लग गए, ठीक है। भोपाल एंग्लो संधि, अंग्रेज और भोपालों की संधि। अब भैया देखो, इनने देखा कि बड़े बड़े साम्राज्य, मराठा साम्राज्य शक्तिशाली, हम कमजोर लोग हैं, तो क्या करें, सुरक्षा के लिए अंग्रेजों से इनने संधि कर ली, ठीक है। सो फरवरी मार्च 1818 भोपाल ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब नजर मोहम्मद जो हुआ कर रहे थे 1816-19 के बीच में, इन्होंने भोपाल का नवाब के बीच अंग्रेजों और भोपाल रियासत के बीच संधि कर ली। इसके साथ भारत में एक रियासत अंग्रेजों ने इसको मान लिया कि भैया भोपाल रियासत है, कि हमारे संरक्षण में। भोपाल राज्य में वर्तमान भोपाल, रायसेन और सीहोर, ये तीनों जिले जो अभी है ना, ये उस समय भोपाल रियासत के अंतर्गत आते थे और मध्य भारत एजेंसी का हिस्सा बना दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा कि भैया हम सपोर्ट करेंगे आपका, हम संरक्षण करेंगे। विंध्य रेंज का विस्तार किया धीरे धीरे, उत्तरी भाग मालवा का पठार और दक्षिणी भाग में नर्मदा घाटी तक के क्षेत्र पे इनका विस्तार हो गया, है ना। और राज्य की दक्षिणी सीमा इन्होंने बनाई, आज के समय जो दक्षिणी सीमा है वो। भोपाल एजेंसी का गठन किया गया मध्य भारत के एक प्रशासनिक खंड के रूप में। अंग्रेजों ने क्या करा, रेजिडेंट बिठाना चालू कर दिया, उत्तर पूर्व की रियासतें इसमें शामिल कर दी और खिचलीपुर, नरसिंहगढ़, रायगढ़, ये सारी जगह जो है 1931 के बाद देवास भी इसी में शामिल कर दी। तो धीरे 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 भोपाल बड़ा बन गया, है ना। यह भारत के ब्रिटिश गवर्नर जनरल को एक एजेंट के द्वारा प्रशासित किया जाता था, है ना। तो प्रशासित क्षेत्र हुआ करता था, ब्रिटिशर्स के अंतर्गत रेजिडेंट रखते थे, जी हाँ, ठीक है। अब बेगमों की बात कर लें, देखो शुरुआती समय तो दोस्त मोहम्मद खां, नजर मोहम्मद खां, ये सब नवाब रहे। नवाब के बाद भाई यहाँ पर बेगमें हुई हैं, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सोचो, बहुत सारे जगहों पर ऐसा नहीं हुआ है, यहाँ पर महिलाओं ने शासन किया है ना, और शासन अच्छा भी चला है। तो इनकी अलग एक छवि है, इतिहास है पूरा भोपाल की बेगमों का, ठीक है। तो उस पर हम थोड़ी थोड़ी बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट। कुदसिया बेगम, ये शुरुआती बेगम रही है, याद रखिएगा, नवाब साहिबा, है ना, शुरुआती भोपाल की, बिल्कुल शुरुआत। भोपाल के इतिहास में एक दिलचस्प मोड़ कब आया, 1819 में। 1819 में जब नवाब नजर मोहम्मद खान साहब जो हैं वो एक्सपायर हो गए, तो उनकी 18 वर्षीय कुदसिया बेगम, जो इनकी पत्नी हुआ कर रही थी नजर मोहम्मद खां की, है ना। अब होता यह था कि भाई एक प्रथा चलती थी, अगर सच्चाई की बात करें तो क्या बोलते हैं इसको, पुरदाह प्रथा, वो इन्होंने नहीं मानी। इनने कुदसिया बेगम, इनने खुद शासन की बागडोर अपने हाथ में संभाली, 18 साल की थी तब ये, ठीक है। इनके पति की हत्या हो गई,
उसके बावजूद इनने का शासन अब हम ही। तो इनकी 2 वर्षीय बेटी थी छोटी सी, है ना, सिकंदर जहां जिनको बोला जाता है, बोला कि भैया ये शासिका रहेगी, तब तक हम शासन करेंगे, इसको सिखाएंगे, सारी चीजें करेंगे। तो ये शासिका बनी रही कौन? कुदसिया बेगम। इनको गौहर बेगम के नाम से भी जाना जाता है, ये याद रखिएगा। गौहर महल वगैरह आपने नाम सुने होंगे भोपाल में, ये इनके ही महल है। ठीक है, सो गौहर बेगम ये शुरुआती हैं बिल्कुल यहाँ पर बेगम के रूप में। ठीक है, और यह पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन समझदार थी, बहादुर थी। पढ़ाई लिखाई ही वो सब कुछ नहीं होती, बहादुरी होती है, समझदारी होती है। तो इन्होंने बढ़िया बाकायदा शासन चलाया, कोई दिक्कत नहीं। उनने घोषणा करी कि 2 वर्षीय बेटी जो सिकंदर है, सिकंदर जहां, जिनको आगे शासिका के रूप में आप देखेंगे, उनका पालन पोषण करेंगी और सारी चीजों की देखरेख वही करेंगी। अच्छा, परिवार में किसी की हिम्मत नहीं हुई कि इनका विरोध कर दे, क्या कर सकते हैं, शासन किया। ठीक है, भोपाल में जामा मस्जिद है भैया, इसका निर्माण किसने करवाया? कुदसिया बेगम ने करवाया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनने अपने लिए खूबसूरत महल बनवाया जिसको गौहर महल कहते हैं, आज भी देखा जा सकता है। 1837 तक उस पर शासन किया। फिर इनकी मृत्यु होने वाली थी, उससे पहले ही ये अपनी शासिका घोषित कर दी थी। अगला नवाब किसको? बेटी को, सिकंदर जहां को, है ना। तो बस अगली शासिका कौन हो जाएंगी? उनकी बेटी सिकंदर जहां बेगम। 1844 सिकंदर बेगम ने क्या करा? उत्तराधिकारी के रूप में घोषित किया और मां की तरह उन्होंने शासन चालू किया। कुर्दान नहीं देखा, मार्शल आर्ट में सीखा, खुद को प्रशिक्षित किया, और शासनकाल उनका रहा है कितना? 1844 से 68 तक। और इस समय कई लड़ाइयां उनने, इसी समय आप देखेंगे 1857 बीच में आएगा, है ना। आ रहा है कि नहीं आ रहा? जी हाँ। तो 1857 की लड़ाई में अंग्रेजों की सहायता करी है, सीधी बात यह है। अंग्रेजों के साथ मिलकर इनके खिलाफ जो विद्रोह है, उन अंग्रेजों के खिलाफ जो विद्रोह करने वाले लोग हैं उनको सजा दिलवाई है ना। मोती मस्जिद इन्होंने बनवाई है। मोती महल, पर्ल पैलेस जिसको कहते हैं, वो किसने बनवाई है? सिकंदर जहां बेगम ने बनवाई है भोपाल में। इसके अलावा फिर शाहजहां बेगम आएंगी। शाहजहां का नाम आपने सुना होगा, मुगल शासक, हाँ, वास्तुकार। ऐसे ये भी वास्तुकला को बहुत ज्यादा जानती थी, मानती थी और उस पर काम करने वाली थी। तो इन्होंने बहुत सारी स्ट्रक्चर्स बनवाए हैं, याद रखिए। सिकंदर बेगम इनकी उत्तराधिकारी रही है शाहजहां बेगम। ये वास्तुकला के बारे में बहुत ज्यादा भावुक हुआ करती थी, जैसे मुगल बादशाह हुआ करते थे शाहजहां। इन्होंने एक विशाल मिनी शहर बनवाया जिसको शाहजहानाबाद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शाहजहानाबाद। ये शाहजहां बेगम ने बनवाया पूरा का पूरा एक मिनी शहर। ठीक है, सिकंदर बेगम, सिकंदर नहीं, शाहजहां बेगम, इन्होंने अपने लिए महल बनवाया जिसको ताजमहल कहा जाता है। हालांकि ये वो वाला ताजमहल नहीं है, याद रखिएगा। ठीक है, बहुत सारी इमारतें बनवाई जिसमें अली मंजिल हो गया, अमीरगंज हो गया, बड़े महल हो गया, अली महल हो गया, अली मंजिल, नाजर कॉम्प्लेक्स हो गया, हवा सौरा हो गया, मुगलपुरा हो गया, निमाटपुरा हो गया। तो ये सारी की सारी स्ट्रक्चर्स हो गई अलग अलग, इन्होंने बनवाई शाहजहां बेगम ने। ठीक है, आज भी कोई ताजमहल और इसके शानदार हिस्सों के खंडहर हैं जो भोपाल में आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, और वो अपने समय से अभी तक चल रहे हैं, टिके हैं, तो वो कसौटी पे खड़े उतरे हैं, ऑब्वियस सी बात है। परा महल हो गया, नवाब मंजिल हो गया, ये सभी भी अभी भी चल रहे हैं, आप अभी भी इनको देख सकते हैं। भोपाल में आपको ये सारे महल देखने को मिल जाएंगे। फिर क्या खुसरो बेगम हो गई, है ना, क्या खुसरो जहां बेगम। ठीक है, इनको सरकार अम्मा कहते थे। क्या कहते थे? सरकार अम्मा। ये भैया 1901 से 1926 तक रही, और इनके बाद फिर आ गए हबीबुल्ला खां, इनके बेटे हुआ करते थे। ठीक है, शाहजहां बेगम की बेटी क्या खुसरो जहां बेगम, है ना, सुल्तान कई खुसरो जहां बेगम के नाम से जानी जाती। 1926 तक इन्होंने शासन किया। फिर इनके बेटे हुए, है ना, बेटे में इन्होंने शासन दे दिया, बेटे के पक्ष में फैसला सुनाया, और 1901 में उनका स्थान क्या खुसरो जहां बेगम महिलाओं की मुक्ति के लिए बहुत सारे काम इन्होंने करे हैं। नगर पालिका की स्थापना करवाई 1930 में, अपना महल सदर मंजिल, है ना, जो अभी फिलहाल भोपाल नगर निगम का कार्यालय है ना, मुख्यालय है, वो शहर के बाहरी इलाके में शांत वातावरण में रहना पसंद करते। उन्होंने क्या किया? मिनी शहर का विकास किया जो उनकी मां ने, शाहजहां बेगम ने बनवाया था, है ना। जी हाँ, और दिवंगत पति जो हुआ करते थे अहमदाबाद, है ना, अहमदाबाद नहीं, वो अहमदाबाद तो गुजरात वाला, उसमें नहीं है। अहमदाबाद एक जगह का नाम रखा वहीं भोपाल में। ठीक है, टेकरी बनवाई मौलवी जी की, है ना, जैसे मौलवी चियुद्दीन पर स्थित है, किले से 1 मील दूर ये जगह थी टेकरी। ठीक है, कासरे सुल्तानी, सैफिया कॉलेज का नाम आपने सुना होगा,
वो भैया इन्होंने महल बनवाया था जो अब कॉलेज चल रहा है वहां पे। रॉयल्टी के रूप में उस समय रेजिडेंट रहते थे, अंग्रेज रेजिडेंट, और वहीं उनका काम चलता था। बेगम यहाँ पर वाटर पंप भी स्थापित करा, और जीएफ एप्सर, क्या भैया, जीएफ एप्सर एक उद्यान भी बनाया, तो गार्डन बनवाया। नूर-उस-सबा का नाम आपने सुना होगा, आज के समय में भैया बहुत अच्छा होटल है, पार्टी शार्टी कर सकते हैं यहाँ पे आप, है ना। नूर-उस-सबा नाम का एक महल बनवाया जो अब होटल हो चुका है ना, हेरिटेज होटल में परिवर्तित कर दिया गया है। यह शिक्षा पर भी इन्होंने अखिल भारतीय सम्मेलन की पहली अध्यक्षा के रूप में, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की चांसलर के रूप में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हुई। बेगमों के शांतिपूर्ण शासन ने भोपाल में अद्वितीय मिश्रित संस्कृति का उदय किया। कैसे भाई, शासिकाएं तो बेगम हुआ करती थी, लेकिन जो अधिकारी हुआ करते थे, प्रशासनिक अधिकारी, वो हिंदू हुआ करते थे। ठीक है, सांप्रदायिक शांति को बढ़ावा मिला। क्यों? इसी कारण से, क्योंकि हिंदुओं को इन्होंने महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण पद दिए। महानगरीय संस्कृति की जड़ें इन्होंने जमा ली और इसीलिए विकसित है भोपाल। ठीक है, 1926 में जो कैकशरो जहां बेगम है, उनके बड़े बेटे थे नवाब हबीदुल्ला, इनको फिर शासक बना दिया गया वापस से। ये चैम्बर ऑफ प्रिंसेस के चांसलर रहे, हेड रहे, एक नहीं दो दो बार रहे, है ना। कौन? नवाब हबीदुल्ला खां। अब हमीदुल्ला खां के साथ हो गई ट्रेजेडी, क्या ही कर सकते कि बड़ी बेटी पाकिस्तान चली गई, छोटी बेटी की शादी फिर पटौदी साम्राज्य में हो गई, तो बस फिर पटौदी साम्राज्य को ही उत्तराधिकारी माना जाता है यहाँ। नवाब हबीदुल्ला खां सबसे बड़ी बेटी, थोड़ी अभिमानी भी थी, उत्तराधिकारी इनका नाम था आबिदा हुसैन, आबिदा सुल्ताना। ये सिंहासन पर अधिकार छोड़ देती है और 1950 में पाकिस्तान चली जाती। पाकिस्तान की विदेश सेवा में इन्होंने काम किया है, वहां अच्छा खासा भारत सरकार ने उन्हें उत्तराधिकार से भी बाहर निकाल दिया। छोटी बहन थी साजिदा, ये आबिदा है, छोटी बहन है साजिदा। तो साजिदा सुल्ताना जो है, इन्होंने पटौदी साम्राज्य में फिर शादी करी हुई है। ठीक है, और बस अब तो आबिदा सुल्ताना का कोई मतलब नहीं है ना। पाकिस्तान में अपने जीवन पर एक बहुत सारा समय बिताया, 2002 में उनकी मृत्यु भी हो गई। इनके बेटे शहरयार खान जो हैं, ये अभी पाकिस्तान में विदेश सचिव रह चुके हैं और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं। कौन? शहरयार खान। पटौदी नवाब इफ्तियार अली खां, है ना, इन्होंने क्या किया, साजिदा सुल्ताना से शादी करी और बस अब पटौदी कहलाते हैं, है ना। बेगम साजिदा के निधन हो चुका है। इनके बाद इनके बेटे रहे मंसूर अली खां साहब। मंसूर अली खां साहब पटौदी जो हैं, ये क्रिकेटर भी रहे हैं अपने आप में, है ना। जी हाँ, टाइगर पटौदी के नाम से जानते हैं। भोपाल के शाही परिवार के प्रमुख जो हैं, वो इनको ही माना जाता है और कई लोग अभी उत्तराधिकारी भी पटौदी साम्राज्य को ही मानते हैं। अभी सैफ अली खां को आपने सुना ही होगा, सैफ अली खां भी पटौदी ये ही है, मतलब बेसिकली इसी पटौदी साम्राज्य के उत्तराधिकारी है सैफ अली खां। तो भोपाल को अभी उनकी जागीर माना जाता है। ठीक है, तो ये तो पूरी बात हो गई भोपाल की, पूरे मध्य प्रदेश की। आधुनिक भारतीय इतिहास की हमने मध्य प्रदेश के इतिहास की पूरी बात कर ली। मुझे नहीं लगता कि कोई भी टॉपिक बच गया है। अगर फिर भी आपको लगता है कि कुछ बचा है तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ताकि उस पर हम देख लें क्या कैसा है और क्या बना सकते हैं। बाकी ये सारी की सारी चीजें अब डिस्कस हो चुकी है, पूरा हमने मध्य प्रदेश यहाँ कवर कर लिया, चाहे वो इतिहास हो, चाहे भूगोल हो, चाहे राज्य व्यवस्था हो, चाहे अर्थव्यवस्था हो, सारे टॉपिक्स हमने यहाँ पे कवर कर लिए। अब कुछ क्वेश्चंस लगाने की बारी है, तो हम अगले वीडियोस में क्या करेंगे, बहुत सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं, ताकि भाई प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट और आपके मध्य प्रदेश से संबंधित कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो पाए। वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों में लाइक भी करना है और चैनल सब्सक्राइब करना तो भूलना नहीं है। क्यों? क्योंकि पूरी तैयारी यही होने वाली है मध्य प्रदेश। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए